लेक्चर 14 शिवाय का केबिन। जब शिवाय को महसूस होता है कि अब अदिति का कंपन थोड़ा कम हो गया है, तो वो अदिति को खुद से दूर कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर ऊपर करता है। शिवाय जब अदिति का चेहरा देखता है तो उसके दिल में टीस उठती है। अदिति का चेहरा और आंख पूरा लाल हो गया था। शिवाय बड़े प्यार से, एम सॉरी बेटा, मुझे आपको नहीं डटना चाहिए था। सॉरी बाबू। अदिति के चेहरे पर फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद शिवाय अदिति को वॉशरूम में भेज देता है। थोड़ी देर बाद अदिति अपना फेस वॉश कर वॉशरूम से बाहर आती है। तब तक शिवाय ने भी खाने की प्लेट लगा दी थी। शिवाय अदिति को देख उसके पास आ उसका हाथ पकड़ सोफे पे बैठा देता है। फिर वो खाने की प्लेट में से निवाला बना उसे खिलाने लगता है। थोड़ी देर में अदिति को खाना खिला शिवाय अपना हाथ धो अदिति को केबिन में लेकर आता है। शिवाय अदिति से, बेटा आप अभी नेहा के पास जा, उसके केबिन में ही रहिए। नीचे फ्लोर पे आपको कुछ दिनों के लिए नहीं जाना। अदिति बस अपना सर हिला देती है। फिर वो शिवाय की केबिन से निकल जाती है। शिवाय को पता था कि अव्या को इम्प्रेस करने के लिए कुछ एम्प्लॉय अदिति को बुली करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉलेज में भी उसके दोस्त अदिति को बुली करते हैं। पर पिछले जन्म में शिवाय इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। पर इस बार वो किसी को भी अदिति को तंग नहीं करने देगा। इसलिए उसने कुछ दिनों तक अदिति को नीचे की फ्लोर पे जाने से मना किया था। जब तक वो अव्या की पीछे छिपे शख्स को सामने नहीं लाता तब तक उसे अव्या के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करना होगा। दिल्ली। वही वो औरत अपने मेंशन के हॉल में इधर से उधर घूम रही थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरह जा रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे से एक लड़का आता है। उस लड़के को देख उस औरत के चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है। वही वो लड़का उस औरत के पास आ उसके पैर छूता है। औरत खुशी से, खुश रहो मेरा बेटा। लड़का औरत को देख, मोम आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? औरत बेचैनी से, कुछ ठीक नहीं और तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि मेरी अदिति मेरे पास नहीं होगी। मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। लड़का, मोम पर अपने जैसा प्लान किया था वैसा ही तो हो रहा है। उस लड़की क्या नाम था? हाँ अव्या। अव्या तो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रही है। औरत फ्रस्ट्रेशन से, मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस एक बार कल वो अपना काम ठीक से करे, उसके बाद आगे का काम तुमको करना है। मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें यह इतनी जल्दी बुलाया है। लड़का, आप चिंता मत कीजिए माँ, कल अदिति इस मेंशन में होगी आपके पास। वो औरत साइको की तरह मुस्कुरा, कल मेरी अदिति मेरे पास होगी। मेरे घर में बस एक बार वो इस मेंशन में आ जाए, मैं उसे कभी इस मेंशन से जाने नहीं दूंगी। हम उसे लेकर इस देश से बहुत दूर ले जाएंगे। फिर हम अपनी फैमिली बनाएंगे जहां बस हम चारों ही रहेंगे। लड़का मुस्कुरा, माँ आपका ये सपना बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। बस अब कल का इंतजार है। मुंबई, राठौर इंडस्ट्री। नेहा का केबिन। नेहा अभी किसी फाइल को रीड कर रही थी कि उसके केबिन के डोर पे नॉक होता है। नेहा, कम इन। अदिति सिर झुकाए केबिन के अंदर आती है। अदिति को देख नेहा के आंखों में प्यार आ जाता है। नेहा प्यार से, बच्चा वहाँ खड़े क्यों है? आइए बैठिए यहाँ, बोल वो अपने सामने रखे चेयर की तरफ इशारी करती है। अदिति उस चेयर पे बैठ जाती है। नेहा, बच्चे अपने लंच कर लिया? अदिति बस हाँ में सिर हिलती है। नेहा आगे कुछ बोलने को ही होती है कि आदित्य नेहा का केबिन की दूर खोल जल्दी से अंदर आ अदिति को खड़ा कर उसे हग कर लेता है। आदित्य उसको हग किए हुए, डॉल, एम सॉरी बाब, एम रियली सॉरी बाबू बोलते हुए आदित्य की आंखें नम हो जाती है। नेहा जल्दी से अपनी जगह से उठ अदिति को आदित्य से दूर करती है। वही नेहा को अदिति को खुद से दूर करता देख आदित्य का मुंह बन जाता है। आदित्य मुंह बनाकर, क्या दी आप भी? माना आपको जलन हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन आपके साइड चली जाएगी। वो हमेशा अपने भाइयों के साइड रहेगी। नेहा उसके पीठ पर पंच मार, बेवकूफ इंसान, वो अभी डर रही है। आए बड़े जलन करवाने वाले।
नेहा की बात सुन आदित्य जब अदिति की ओर देखता है तो अदिति डर से एक कोने में खड़ी हो गई है। उसको खुद से डरता देख आदित्य को बहुत बुरा लगता। फिर आदित्य के फेस पर अचानक स्माइल आ गई। आदित्य अनुष्का के ओर बढ़ते हुए, बच्चा आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। इतना बोल आदित्य अदिति के पास आ जाता है। वो अनुष्का का हाथ पकड़ उसे फिर से चेयर में बैठता है। वो इसकी चेयर अपनी तरफ मुद्दा खुद भी उसकी सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। फिर आदित्य अपने पैकेट में से मठरी निकल अनुष्का की ओर बढ़ा। देखो डॉल, मैंने आपके लिए मठरी लाई है, वहीं से जहाँ की मठरी आपको बहुत पसंद है। अनुष्का बस एक तक मठरी को देख रही थी, उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदित्य पैकेट में से एक मठरी निकल अदिति की ओर बढ़ता है। अदिति अपने कांपते हाथों से मठरी ले लेती है, फिर वो उसे खाने लगती है। आदित्य और नेहा के फेस पर अदिति को देखकर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अदिति बिल्कुल चूहे जैसे मठरी को कुतर कुतर कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद जब आदित्य दूसरा मठरी उसकी ओर बढ़ता है, पर इस बार अदिति मठरी नहीं लेती। आदित्य और नेहा को समझ आ गया था कि अदिति अब इससे ज्यादा नहीं खाने वाली, क्योंकि उसने कुछ देर पहले लंच किया था। वो तो मठरी उसकी फेवरेट है, इसलिए उसने एक मठरी खा ली थी। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि अदिति नेहा के केबिन में आती है, जहां आदित्य उसे मठरी खाने को देता है। देखते ही देखते रात हो गई। अदिति अभी भी नेहा के केबिन में थी, वही आदित्य भी उसके केबिन में ही था। नेहा के लाख कोशिश के बाद भी आदित्य उसके केबिन से जाने का नाम नहीं ले रहा था। थक हार कर नेहा उसे अपने केबिन में रहने देती है। आदित्य बहुत कोशिश कर रहा था अदिति से बात करने की, पर अदिति सिर्फ अपनी मुंडी हिलाकर ही आदित्य की कुछ भी बात का रिस्पॉन्स कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रात के 8 बजे शिवाय अव्य और राहुल के साथ नीचे आता है। वही अदिति आदित्य और नेहा के साथ नीचे आती है। सभी बाहर खड़ी गाड़ियों पास आते हैं। फिर सभी गाड़ियां राठौड़ मैंशन की ओर निकल जाती है। सभी लोग सुबह जैसे बैठे थे वैसे ही अभी भी बैठे थे। आदित्य ने कोशिश की थी कि अदिति उनकी गाड़ी में चले, पर शिवाय की घूरती नजर पा वो शांति से जाके नेहा के साथ बैठ गया। कुछ समय बाद उनकी गाड़ियां राठौड़ मैंशन में आके रुकी। सभी घर के अंदर जा रहे थे। वही अदिति सर्वेंट क्वार्टर की ओर जा रही थी, क्योंकि दादी ने अदिति को 7th क्वार्टर में रहने का आदेश दिया था। आदित्य शिवाय के पास आ धीरे से, भाई डॉल सर्वेंट क्वार्टर में जा रही है, हम उसे मेंशन में नहीं बुला सकते। शिवाय आदित्य की ओर देख धीरे पर सख्त, आज की रात बस बेटा को वही रहना होगा, फिर हम उसे डाक पैलेस ले जाएंगे। आदित्य बस उदास मन से सर हिला देता है। वही अदिति सर्वेंट क्वार्टर की सबसे छोटे रूम में चली जाती है। इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक चटाई थी और एक छोटा सा अलमारी जिसमें अदिति के कपड़े रखे हुए थे। वैसे अदिति का कोई भी कपड़ा उसका नहीं था। सारे कपड़े या तो अव्य के थे या तो नेहा के, जो कि उसे साइज में बड़े होते हैं। अदिति रूम में उसे कमरे से अटैच्ड एक छोटे से बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है, फिर अलमारी में से कपड़े निकाल पहन लेती है। कपड़े पहनते टाइम उसे उसकी नज़र अलमारी की शीशे में जाती है, जहां उसकी नज़र अपने ऊपर बॉडी पे जाती है। उसकी पूरी ऊपर बॉडी में जख्म भरे थे, जो शायद 1-2 दिन पहले के ही होंगे। उन जख्मों को देख साफ बताया जा सकता है कि ये हंटर से मारने के निशान है। उन जख्मों को देख बता पाना मुश्किल था कि कौन नए है जख्म है और कौन पुराने जख्म है। अदिति बिना किसी भाव के वो निशान देख रही थी। फिर वो अपना सर झटक जल्दी से कपड़े पहन लेती है। उसे कपड़े पहने हुए कुछ ही समय हुआ होता है कि तभी उसके कमरे की गेट पे नॉक होता है। अदिति जब गेट खोलती है तो सामने एक औरत सर्वेंट यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 सूखी रोटी और प्याज थे। औरत गुस्से से, इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में, एक तो मैडम को खाना भी दो, ऊपर से इनके नखरे भी झेलो। अगली बार से अगर ज्यादा टाइम लगा तो भूखे ही मरना। इतना बोल वो प्लेट अदिति को पकड़ा देती है। फिर वो जाने को होती है, फिर रुक अदिति को देख, सर्वेंट, और हाँ खा पी कर आके बर्तन धो देना।
इतना बोल वो मुंह बना चली जाती है। अदिति भी कमरे का दरवाजा बंद कर आके चटाई पे बैठ खाना खाने लगती है। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि उसे उस सेवंत की बात बुरी लगी होगी। और लगती भी कैसे, ये तो उसके साथ हमेशा होता है। घर के ज्यादातर सर्वेंट उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन सबकी नज़रों में अदिति ही उनकी बड़ी मैडम की हालत के जिम्मेदार है। अदिति कुछ देर में अपना खाना कंप्लीट कर दवाई लेती है जो उसे शिवाय ने दी थी, और उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि उसे ये दवाई खा लेनी है। फिर वो रूम से निकल एक रूम में जाती है जहां बहुत से बर्तन रखे हुए थे। वो जल्दी से सारे बर्तन को साफ करती है। वो जैसे ही सब बर्तन धोकर रखती है उसे अजीब सा लगता है। वो जल्दी से वॉश बेसिन की ओर भागती है। वो वॉश बेसिन के पास पहुंच उल्टी करने लगती है। उसे लगातार उल्टी हो रही थी। करीब 15 मिनट बाद वो शांत होती है। वो जल्दी से अपना फेस वॉश करती है। उसका चेहरा बहुत लाल हो गया था। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है। अपने रूम में वो चटाई पे सो जाती है। उसे कमजोरी की वजह से जल्द ही नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से थोड़ी दूर जंगल के पास सुनसान इलाके में बहुत सी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से शिवाय, नेहा, आदित्य और राहुल निकलते हैं। वो चारों जंगल के थोड़ा अंदर जाते हैं तो वही जंगल के अंदर एक कॉटेज बना होता है। वो लोग उस कॉटेज में आते हैं। फिर शिवाय उसी कॉटेज के दीवार पे अपने हाथों को रखता है तो उस दीवार के नीचे से एक रास्ता निकल आता है। चारों नीचे चले जाते हैं। नीचे बहुत से रूम थे और हर रूम में से चीखने की आवाज आ रही थी। वहां पर बहुत से बॉडीगार्ड थे और हर बॉडीगार्ड के ड्रेस के बेच पर नाइटमेयर लिखा हुआ था। उन सब बॉडीगार्ड के दिल में न तो किसी के लिए रहम थी न ही किसी के लिए प्यार। तभी एक आदमी चलते हुए उन चारों के पास आता है। वो आदमी शिवाय को ग्रीड करता है। शिवाय उसे देख, जैक कहाँ है वो? जैक शिवाय की ओर देख, सर वो हेल रूम में है। जैसा कि आपने कहा था उसके साथ वैसा ही हो रहा है। जैक की बात सुन शिवाय के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। शिवाय फिर आगे बढ़ जाता है। बाकी सब जैक के पीछे चल रहे थे। ये है जैक, शिवाय के अंडरवर्ल्ड का सारा काम यही संभालता है। ये शिवाय के लिए जान दे भी सकता और किसी की जान ले भी सकता। जैक से अंडरवर्ल्ड में सभी डरते थे क्योंकि जैक किसी को भी मरने से पहले सोचता नहीं था। पांचों एक रूम में आते हैं। उस रूम में सिर्फ रेड कलर की लाइट थी। शिवाय जाके किंग साइज चेयर पे बैठ जाता है। नेहा और आदित्य शिवाय के अगल बगल रख चेयर पे बैठ जाते हैं। वही राहुल और जैक उन तीनों के अगल बगल खड़े थे। तभी कुछ बॉडीगार्ड एक लड़की को लाकर उन पांचों के सामने पटक देते हैं। ये और कोई नहीं, मेहर थी। मेहर की हालत इस समय अधमरी हो गई थी। उसके पूरे चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे। उसके सर पे से लगातार खून निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी जाली हुई थी जिसे देखकर साफ बताया जा सकता है कि उसके शरीर पे खौलता पानी डाला गया था। मेहर को देख कोई नहीं बोल सकता था कि ये वही मेहर थी जिसके खूबसूरती के बहुत से लोग दीवाने थे। मेहर को देख शिवाय को चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। शिवाय उसी मुस्कान के साथ, चू 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 क्या हाल हो गया है तुम्हारा मिस मेहर। मेहर जब किसी की जानी पहचानी आवाज सुनती है तो वो अपनी नज़र उठा सामने देखती है। सामने शिवाय को देख उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मेहर रोते हुए, शिवाय प्लीज मुझे बचा लो। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर टॉर्चर किए जा रहे हैं। ये सभी नाइटमेयर के लोग हैं। प्लीज मुझे बचा लो। शिवाय अपनी चेयर के खड़ा हो मेहर के पास आ उसके बालों को जोर से पदक उसका चेहरे ऊपर करता है। शिवाय, जान लेने वाले कब से जान बचाने लग गए। मेहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम ही नाइटमेयर हो। शिवाय बस एक ठंडी मुस्कान पास करता है। मेहर शिवाय की मुस्कान देख और शॉक हो जाती है। मेहर, मतलब तुम्हें सब पता चल गया, तभी तुम मुझे यहाँ लाए। शिवाय ठंडी मुस्कान के साथ, समझदार हो। इतना बोल वो उसके बाल को झटक देता है। मेहर जल्दी से शिवाय का पैर पकड़ लेती है। मेहर, शिवाय मुझे माफ कर दो। मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आया ने मुझे कहा था कि मैं अगर उसका साथ दूंगी तो वो मेरी शादी तुमसे करवाने में मदद करेगी। प्लीज शिवाय मुझे माफ कर दो। मेहर यही बात बार बार बोले जा रही थी। शिवाय अपना पैर जोर से झटकता है। उसके से झटकने से मेहर के मुंह पे बहुत जोर से चोट लगी थी। शिवाय बिना उसे देखे मेहर के गोल गोल घूमे लगता है। शिवाय, मुझे तुम्हारी ये सी कोल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। मुझे बस उसका नाम जानना है जो आया की मदद कर रहा है। मेहर गिड़गिड़ाते हुए, मुझे नहीं पता शिवाय, मुझे सच में नहीं पता। वो बस कॉल पे ही बात करते थे। कभी भी उसने अपना न तो नाम बताया न ही कभी अपना चेहरा दिखाया। मैं सच कह रही हूँ शिवाय, मुझे उसके बारे में नहीं पता। शिवाय तिरछी मुस्कान लिए, जब तू ही कुछ पता ही नहीं तो तुम मेरे किस काम की। मेहर लगातार अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर शिवाय उसको अनदेखा कर जैक को कुछ इशारा करता है। फिर वो बाहर निकल जाता है। जैक भी बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दे राहुल और नेहा के साथ शिवाय के पीछे निकल जाता है। उन पांचों के जाते ही उस कमरे में 4 बॉडीगार्ड आते हैं। वो सब देखने से ही बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके चेहरे पे हैवानियत साफ देखी जा सकती थी। उन सबको देख मेहर की सांसें अटक गई थी। कुछ देर बाद उस कमरे से मेहर की दर्द भरी चीखें आ रही थी। उन चीखों को सुन शिवाय के फेस पर डेविल स्माइल थी। शिवाय मन में, पिछले जन्म में जैसे मौत तुमने मेरे बेटा को दी थी, उससे 1000 गुना ज्यादा तुम तड़पोगी, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी मरने भी नहीं दूंगा। कुछ घंटे बाद मेहर की चीखें बंद हो गई। शिवाय जैक से, इसको इतनी जल्दी मरने नहीं देना। फिलहाल इसको कुछ दिनों तक तड़पाऊं, फिर जंगली जानवर को फेंक देना। जैक हाँ में सर हिलाता है। फिर वो चारों वहां से निकल राठौर मैंशन आ जाते हैं। राठौर मैंशन, अदिति का कमरा। अदिति अभी चटाई पे सोई हुई थी कि कोई उसके कमरे का दरवाजा आराम से खोल अंदर आता है। शिवाय की नज़र चटाई पे सो रही उस छोटी सी आकृति पर पड़ती है। शिवाय धीमे से उसके सर के पास बैठ जाता है, फिर वो बड़े आराम से अदिति का सर अपनी गोद में रखता। शिवाय अदिति के बाल सहला, कल आप बहुत हट होएगा बच्चा, लेकिन मेरा वादा है बेटा, कल के बाद मैं आपको किसी को भी हट नहीं करने दूंगा। बस कल आपको खुद को संभालना होगा। बोल वो उसके बालों में की करता है। वो उसके बालों को सहला पिछले जन्म की बात याद करने लगता है। पिछले जन्म में कल के दिन अव्या ने अदिति पे उसकी अंगूठी चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए उसने पहले से ही पुलिस बुला ली थी। अदिति को पुलिस जेल ले जाती है। घर के किसी भी मेंबर ने अदिति की कोई मदद नहीं की थी। फिर रात में 10 बजे कॉल आता है कि अदिति की ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। बाद में शिवाय को पता चलता है कि कोई अदिति जेल में और हॉस्पिटल में भी किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय उस मामले में ज़्यादा सीरियस न लेते हुए अपने बॉडीगार्ड को अदिति को मेंशन लाने के लिए बोल देता है। अदिति पूरे 1 महीने बाद अपने कमरे से निकली थी। शिवाय ने पूरे महीने में एक बार भी अदिति को देखने नहीं गया था। इन प्रेजेंट शिवाय अदिति की ओर देख, मुझे इन सब के पीछे छिपे शख्स को पकड़ने के लिए कल एक बार फिर आपको हट करना होगा। इतना बोल शिवाय एक बार फिर उसके बालों में किसकर रूम से निकल जाता है। अगली सुबह राठौर इंडस्ट्री। शिवाय अपने केबिन के ग्लास वॉल पास खड़ा हो बाहर का नज़ारा देख रहा था। शिवाय, कब तक तुम अव्या के कंधे पर बंदूक रख चलाओगे? सामने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे खुद से आओ ये फिर मजबूरी में आओ। और जिस पल तुम्हारा ये नकाब बेपर्दा हुआ उस दिन तुम्हें अपने जन्म लेने पे भी अफसोस होगा। थोड़ी देर बाद शिवाय के केबिन पे नॉक होता है। एक स्टाफ केबिन में आ शिवाय को ग्रीड करता है। शिवाय बिना पीछे मुड़, क्या हुआ? एक स्टाफ हड़बड़ाते हुए, सर वो नीचे अव्या मैडम आपको बुला रही है। शिवाय, तुम जाओ। शिवाय कुछ देर रुक केबिन से निकल जाता है। नीचे फ्लो में सारे स्टाफ एक जगह पे खड़े थे। आदित्य और नेहा भी वहीं मौजूद थे। अव्या अपने हाथ में अंगूठी लिए गुस्से से अपने सामने खड़ी अदिति को घूर रही थे। वही अदिति के बगल में प्रिया खड़ी थी। अव्या गुस्से, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही कंपनी के मालिक की बहन की चीज चुराते हुए?
अव्या बिना किसी इमोशन अव्या को देख रही थी। अदिति ने उसे कुछ नहीं कहा पर हमारी प्रिय मैडम कहाँ चुप रहने वाली थी। प्रिय अव्या के सामने आ, ओए पहले तो आराम से बात करो, वरना तुम्हारी ये 2 गज लंबी जुबान काटकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाऊंगी। अव्या गुस्से में तमतमा के, यू ब्लडी। प्रिय उसे बीच में ही रोक, ओ अंग्रेजी मैडम, अंग्रेजी में गाली देने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं ऐसी लैंग्वेज में गाली दूंगी कि पूरे दिन गूगल पे मीनिंग सर्च करते रह जाओगी, बड़ी आई यू ब्लडी करने वाली। अव्या तुम ज्यादा उड़ रही हो, अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारी बदतमीजी का तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ तुम अपनी नौकरी और अदिति को जेल जाने से कैसे बचाती हो। प्रिय थोड़ा हंसते हुए, मन तो कर रहा है कि तेरी पूरी चटनी बना दूँ, उसके बाद तुझे मार मार कर नर्क पहुँचा दूँ। फिर भले ही मुझे जले हो जाए, लेकिन मुझे मरने से पहले इस बात की खुशी होगी कि मैंने धरती पर की सबसे बड़ी चुड़ैल को नर्क पहुँचा दिया। अव्या को तो चेहरा ऐसा हो गया था कि वो किसी भी वक्त प्रिय की जान ले लेगी। वही आदित्य तो प्रिय की नज़र उतार रहा था। हाय मेरी तूफान मेल, क्या मस्त धोबी पछाड़ देती है उस नागिन को। हाय कहीं नज़र न लग जाए मेरी छुछुनदरी को, थू थू थू। वही नेहा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। तभी किसी की रौबदार आवाज़ वहां सुनाई देती है। 17 सभी लोग जब आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो वह शिवाय अपने कोल्डोरा के साथ खड़ा सबको घर रहा था। शिवाय को देख पूरे फ्लो पे शांति छा जाती है। शिवायनी नज़र अदिति पे थी जो जीरो एक्सप्रेशन के साथ शिवाय को देख रही थी। तभी अव्या भागते हुए आती है और शिवाय के गले लग जाती है। अव्या रोते हुए, भाई देखना, एक तो इस लड़की ने मेरी अंगूठी चुरा ली और फिर इसकी दोस्त मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। शिवाय को अव्या के गले लगाने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। फिर वो अव्या को खुद से दूर करता है। शिवाय राहुल की तरफ देख, क्या हुआ है यहाँ पर। राहुल सर झुका, सर वो अव्या मैडम की अंगूठी गायब हो गई थी, फिर जब हमने सबकी तलाशी ली तो वो अंगूठी अदिति के पास मिली। राहुल की बात सुन प्रिय शिवाय को देख, सर अदिति ने चोरी नहीं की है, वो तो दिन। शिवाय उसे हाथ दिखा बीच में ही रोक देता है। मिस अव्या एंड मिस अदिति कम तो माई केबिन। इतना बोल शिवाय लिफ्ट से अपने फ्लो पे चला जाता है। उसके पीछे अदिति, अव्या, नेहा और आदित्य भी चले जाते हैं। प्रिय उनको जाता देख, अगर मेरी बेस्टी को फिर से हट हुआ न तो मैं इस चुड़ैल का बंद बजा निकलवा कर पूरे कब्रिस्तान में नचवाऊंगी, वो भी बिना गाने के। इतना बोल वो पर पटक अपने डेस्क पे चली जाती है। प्रिय भले ही सबके सामने शेरनी बनती हो पर शिवाय को देखिए शेरनी बिल्ली बन जाती है। वही ऊपर फ्लो पे शिवाय चेयर पे बैठा अपने सामने देख रहा था। उसके सामने अदिति खड़ी थी। वही अव्या जस्ट उसके बगल में चेहरे पे डेविल स्माइल लिए खड़ी थी। उसके थोड़े दूर पर नेहा और आदित्य खड़े थे। शिवाय सख्त आवाज में, मिस अदिति आप कुछ कहना चाहेंगी। अदिति उसे कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपना सर नीचे किए खड़ी थी। शिवाय गहरी सांस ले, मतलब तो आप ये मानती है कि अपने ही मिस अव्या की अंगूठी चुराई थी। शिवाय को अभी भी अदिति के द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता और शिवाय को पता भी था कि अदिति से उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तभी उसके केबिन का दूर नॉक होता है। शिवाय अंदर आने की परमिशन देता है। राहुल अंदर आते हुए, सर वो पुलिस आई हुई है। वही पुलिस का नाम सुन अव्या के चेहरे की डेविल मुस्कान और गहरी हो जाती है। वही अदिति के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेस नहीं आए पर उसका पूरा चेहरे पे पसीना आ गया। उसके आंखों के सामने एक दृश्य आने लगा जहां कुछ पुलिस वाले एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। वही वो लड़की बस रोते हुए उसे जाने देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अदिति का ध्यान शिवाय की आवाज सुन टूटी है। शिवाय राहुल की ओर देख, पुलिस क्यों आई है। राहुल, सर उन्हें अव्या मैडम ने बुलाया है, उन्होंने चोरी की कंप्लेन की है। शिवाय अव्या की ओर देखता है। अव्या जल्दी से, भाई मेरी अंगूठी चोरी हुई थी इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। शिवाय उसे कुछ नहीं बोलता। वो राहुल की ओर देख, उन्हें अंदर भेज दो। राहुल हाँ में सिर हिलाता है। आदित्य उसे कुछ बोलने को होता है कि नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है।
कुछ देर बाद 2 फीमेल कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। वो लोग पहले शिवाय को बड़े रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। शिवाय बस अपना सर हिलाता है। इंस्पेक्टर, सर मिस अव्या ने चोरी की कंप्लेन की है। शिवाय कुछ नहीं बोलता। अव्या आगे आकर, जी सर, फिर वो अदिति की तरफ इशारे कर, इसी ने मेरी अंगूठी चोरी की थी। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर रिस्पेक्ट से, उसकी जरूरत नहीं है मैम, हमने ऊपर आते वक्त सब कुछ पता कर लिया। फिर वो शिवाय की तरफ देख, सर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें ले जा सकते हैं। शिवाय अपनी चेयर से खड़ा हो अदिति के सामने आ जाता है। शिवाय सख्ती से, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, आपको कुछ कहना है। अदिति कुछ नहीं बोलती। शिवाय गहरी सांस ले इंस्पेक्टर को अदिति को ले जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही लेडी कांस्टेबल अदिति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, अदिति जल्दी से शिवाय के गले लग जाती है। शिवाय का कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पिछले जन्म में भी जब कांस्टेबल अदिति को पकड़ने आई थी तब भी अदिति ने शिवाय को पकड़ लिया था, पर उस टाइम शिवाय ने उसे खुद से दूर कर दिया था। अदिति की पकड़ शिवाय पे काफी तेज थी। लेडी कांस्टेबल ने अदिति को उससे दूर करने की कोशिश की, पर अदिति की पकड़ शिवाय पे और तेज होती जा रही थी। अदिति का पूरा शरीर शिविर कर रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शिवाय ने अपनी आंखें खोल अदिति को खुद से दूर कर दिया। फिर भी अदिति ने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। अदिति शिवाय की हाथ को एक हाथ से बहुत जोर से पकड़ी थी। वही अदिति का दूसरा हाथ कांस्टेबल ने पकड़ा था। अदिति अपनी लाल हो चुकी आंखों से शिवाय को देख रही थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसकी बॉडी शिविर कर रही, तैयार वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। शिवाय को उसको ऐसी हालत देख ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दिल में छेद कर रहा हो। अव्या आगे अदिति का है हाथ शिवाय के हाथ से अलग करती है। फिर दोनों कांटा अदिति को लेकर शिवाय के केबिन से निकल जाते हैं। अदिति बार बार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांस बहुत भारी हो गई थी। आदित्य अपनी नम आंखें लिए अदिति को देख रहा था। वो बार बार अदिति के पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर नेहा उसे अपनी कसम देके रोकी हुई थी। अदिति के जाते ही शिवाय अव्या के तरफ देख, तुम जाके काम करो। अव्या खुशी खुशी शिवाय के केबिन से निकल जाती है। अव्या के जाते ही आदित्य पास में रखा फूलदान पटक कर तोड़ देता है। आदित्य गुस्से में शिवाय के सामने आ, भाई अपने उसकी बात मानकर डॉल को उन्हें ले जाने दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, मैं जा रहा हूँ भाई अदिति को बापा लेन। इतना बोल आदित्य बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसे शिवाय की आवाज आती है, तुम कहीं नहीं जाओगे आदि। अदिति को शाम तक वही रहना होगा। आदित्य शिवाय को देख गुस्से से, पर क्यों भाई? शिवाय बिना किसी भाव के, क्योंकि अव्या के पीछे शख्स को सामने लाने के लिए अदिति को कुछ समय तक जेल में रहना होगा। शिवाय नम आंखों से, पर भाई हम किसी और तरीके से भी तो उसे बाहर ला सकते हैं। इन सब में डॉल को बीच में लाना क्यों जरूरी है? शिवाय ठंडी आवाज में, क्योंकि बिना अदिति को बीच में लाए वो कभी सामने नहीं आ सकता। आदित्य बस लाचार नजरों से शिवाय को देख रहा था। शिवाय आदि के चेहरे को पकड़, आदि बस इस बार की बात है, फिर हम लोग अदिति को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम अब तुम अपने कैबिन में जाओ। आदित्य कुछ नहीं बोलता है, वो बस शिवाय के केबिन से बाहर निकल जाता है। शिवाय फिर नेहा की तरफ देख कुछ इशारा करता है। नेहा सर हिला आदित्य के पीछे निकल जाती है। शिवाय का फोन रिंग करता है। वो जब फोन पे हो रहे नंबर को देखता है तो बिना देर किए कॉल रिसीव कर लेता है। शिवाय, हम बोलो। उधर से आवाज आती है, सर हम अदिति मैम को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। पर सर अदिति मैम की बहुत पैनिक कर रही है। शिवाय अपने हाथ फोन पे कस, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए वरना तुम लोग अपने जान से जाओगे। उधर से, जी सर। शिवाय फोन कट कर फिर किसी जैक के नंबर पर कॉल करता है। शिवाय ऑन कॉल। जैक अदिति को लेकर वो लोग निकल चुके हैं। पूरी सावधानी से उस पे नजर रखना, वो लोग पक्का अदिति को किडनैप करने आएंगे। मुझे इसमें जरा सी भी गलती नहीं चाहिए। जैक, जी बॉस, कोई गलती नहीं होगी। शिवाय बस हाँ कर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है।
शिवाय अपने हाथ को देखता है जिसे कुछ समय पहले अदिति ने पकड़ा था। शिवाय जोर से अपना हाथ कच की डेस्क पे मारता है। वो डेस्क चकनाचूर हो जाती है और उसके कांच शिवाय के हाथ में घुस जाते हैं। शिवाय अपने जख्मी हाथ को देख, जानता हूँ बेटा, बहुत तकलीफ दिया है मैंने तुम्हें, जिसके लिए तुम शायद ही मुझे माफ कर पाओगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी माफी पाने के लिए। आज जो हंसी आपके चेहरे से गायब, मैं बहुत जल्द उसे आपके चेहरे पे लाऊंगा। शाम का समय। शिवाय इस वक्त गाड़ी में कहीं जा रहा था। शिवाय ऑन कॉल, मैं बस आ रहा हूँ, कोई उसके पास नहीं जाएगा। उधर से आवाज आती है, सर मैडम की हालत और बिगड़ती जा रही है, आप जल्दी आए। शिवाय बस हाँका गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ा देता है। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी आकर पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है। शिवाय की गाड़ी के पीछे राहुल और बॉडीगार्ड की भी कार वहां आकर रुकती है। राहुल बड़ेगुआ के बाहर रहने को बोल खुद शिवाय के पीछे आ जाता है। शिवाय जब अंदर आता है तो हेड ऑफिसर उसको ग्रेड करता है। शिवाय, कहाँ है वो? हेड ऑफिसर, सर जहाँ आपने बोला था हमने मैडम को वहीं रखा है, पर वो किसी को भी देख बहुत ज्यादा डर रही है। लेडी ऑफिसर ने उनके पास जाने की कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी। बोलते बोलते वो ऑफिसर शिवाय को एक कमरे के बाहर ले आया। शिवाय गहरी सांस ले अंदर जाता है। अंदर आते ही शिवाय की नज़र इधर उधर किसी को तलाशने लगी। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी अदिति पे गई। उसको देखकर शिवाय के पैर वहीं पर जम गए। अदिति एक कोने में एकदम दुबक कर बैठी थी। उसका पूरा चेहरा और आंख लाल हो गया था। उसकी बॉडी शिविर कर रही थी। शिवाय बहुत मुश्किल से उसकी तरफ कदम बढ़ता है। किसी को अपने पास आता देख अदिति दीवार में और चिपकने लगती है। उसकी सांसें और तेज चलने लगती है। वो दीवार में ही चिपक कर दूसरे कोने की ओर जाने लगती है। वही जैसे जैसे अदिति दूसरे कोने में जा रही थी, दीवार में खून के निशान आ रहे थे। शिवाय जब खून के निशान को देखता है तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अदिति के पास आता है और उसे हग कर लेता है। वो जब उसके पीठ की तरफ हाथ रखता है तो उसका हाथ पूरा खून से सन जाता है। वही जैसे ही अदिति को महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ा है, वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है और खुद को छोड़ने लगती। शिवाय अदिति को छटपटा देख, बेटा शांत हो जाए बाबू, कोई आपको कुछ नहीं करेगा बेटा, प्लीज सोना, शांत हो जाए। शिवाय अदिति के बाल शेल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर अदिति बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। उल्टा उसका कंपन और बढ़ गया, साथ ही में उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। शिवाय को जब महसूस होता है कि अदिति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो जल्दी से अदिति के गर्दन में अपनी 2 उंगली से प्रेस करता है। उसके ऐसा करते ही अदिति उसकी बाहों में झूल गई। शिवाय की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। शिवाय जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है। फिर वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन से निकल अपनी गाड़ी के बैंक सीट पर उसे गोद में लिए हुए बैठ जाता है। राहुल जल्दी से ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर आ बैठ जाता है। राहुल मिरर से शिवाय को देखते हुए, सर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम रेडी है। शिवाय एक तक अदिति को देखते हुए, डॉक्टरों की टीम को डाक पैलेस में बुलाओ, हम वहीं जा रहे हैं। राहुल यस बॉस बोल अपने काम पे लग जाता है। शिवाय अदिति को देखते हुए, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। आई एम सॉरी बाबू। वही दिल्ली में वो औरत एक आलीशान सोफे पे बैठी थी। उसके जस्ट बगल के सोफे पे उसका बेटा बैठा था और उसी के सामने एक आदमी सिर झुकाए खड़ा था। आदमी, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे, पर पता नहीं कहाँ से कुछ गार्ड आ गए और हम पे अटैक कर दिया। हमारे सब आदमी मरे गए और एक आदमी को वो ले गए। औरत अजीब सी मुस्कान लिए, तो मतलब वो लोग आए, तुम लोग पर अटैक किया, सारा प्लान बर्बाद किया और तुम लोग बस देखते रह गए। वाह क्या बात है, बोल वो ताली बजाने लगी। वो आदमी सिर झुका, मैडम वो लोगों बहुत ही हाईली ट्रेन्ड गार्ड थे, इसलिए हम लोग उनसे लड़ नहीं पाए, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उस अदिति को बहुत जल्द आपके सामने ले आएंगे।
वो औरत साइको मुस्कान लिए सोफे से उठी, फिर धीरे धीरे उस गार्ड के पीछे चल कर आई। उसके हाथ में ब्लेड था जिसे वो अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। औरत उसी मुस्कान के साथ, एक तो तुम्हारी ये गलती थी कि तुमने मेरी अदिति को मेरे पास नहीं लाया, और उस भी बड़ी गलती तुमने मेरी अदिति का नाम लिया। इतना बोल वो अपने हाथ में लिए ब्लेड से उस आदमी की गले एक झटके में कट देती है। उस आदमी के गले पर बहुत गहरा कट लग गया था। वो अपना गला पकड़ा नीचे गिर जाता है। औरत उस आदमी के चेहरे पर अपना सैंडल रखते हुए, वो इस घर की होने वाली बहू है, इस घर की सदस्य, उसका नाम लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो आदमी कुछ की देर में अपना दम तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो औरत उस आदमी के चेहरे पे अपना सैंडल मारते जा रही थी। सोफे पर बैठा उसका बेटा उठकर उसके पास आता है। वो जल्दी से उस औरत के हाथ को पकड़ उस मरे हुए आदमी से अलग करता है, फिर उस औरत को सोफे पे कर बैठा देता है। लड़का, माँ शांत हो जाइए, मैं जल्दी ही अदिति को आपके पास ले आऊंगा। औरत गुस्से से, कब तक? आखिर कब तक मुझे अदिति को इस घर में लाने के लिए इंतजार करना होगा? लड़का, माँ थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं उसे इसी वक्त आपके पास ले आता जब वो जेल में थी, पर पता नहीं कैसे वो वहां से भाग गई और कुछ महीनों के लिए जैसे गायब ही हो गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसे ढूंढने में, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर न जाने कहाँ से वो शिवाय अदिति को ढूंढ लाया, फिर उसे अपने पास रख टॉर्चर करने लगा। औरत अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए, अदिति को तो मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे इसके लिए मुझे शिवाई को ही क्यों न मारना पड़े। जैसे उसकी माँ को मारना चाहती थी, पर वो बच गई। मेरे रिश्ते को ठुकराया था, बोलती थी कि चाहे जो हो जाए मेरी अदिति को इस घर की बहू नहीं बनने देगी। मुझे उससे दूर करना चाहती थी, मेरी अदिति को मुझे दूर करना चाहती थी। बोलते बोलते वो एकदम पागलों जैसा रिएक्ट करने लगी। उसको देख साफ पता चल रहा थी कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। फिर वो औरत अपने बेटे की तरफ देख कि मुझे मेरी अदिति कैसे भी इस घर में चाहिए। जब से उसे मैंने पहली बार देखा था तब से मेरी एक ही जिद थी कि वो मुझे मेरे घर में चाहिए, अपनी बहू के रूप में। इसके लिए मैंने जाने क्या कुछ नहीं किया, पर फिर भी वो मुझसे बहुत दूर है। उसे मेरे घर में आना ही होगा, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू को मैं जल्द ही इस घर में लाऊंगा, और इसके लिए मैं इस बार खुद ही जाऊंगा। अब हम उस अव्यय के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैं आज ही मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। इतना बोले के रूम के बाहर निकल जाता है। औरत अपनी आंखें बंद कर सोफे से अपना सर टिकाते हुए, ये तो अदिति तुम मेरे इस सोने के पिंजरे में हमेशा हम लोग के साथ रहोगी, या तो फिर इस दुनिया को अलविदा कहोगी। इतना बोल वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। पिछले चैप्टर में अपने बड़ा शिवाय अदिति को लेकर जेल से डाक पैलेस के लिए निकल गया था, तो वही दूसरी तरफ भी मुंबई के लाइन निकल चुका था। डाक पैलेस। शिवाय की गाड़ी आकर डाक पैलेस की मेन गेट पे आके रुकी। राहुल जल्दी से कार से उतर बैक सीट का दरवाजा खोलता है। शिवाय अदिति को गोद में उठाए ही कार से बाहर निकलता है। वो तेज कदमों के साथ हॉल से होते हुए एक रूम की ओर जाता है। नेहा और आदित्य भी डाक पैलेस के हॉल में ही बैठे शिवाय का इंतजार कर रहे थे। उन्हें राहुल ने अदिति की कंडीशन के बारे में बता दिया था। शिवाय को उस रूम की ओर बढ़ता देख वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। शिवाय रूम में अदिति को एकदम आराम से बेड पे लिटा देता है। रूम में डॉक्टरों की टीम पहले से ही थी। शिवाय डॉक्टर की तरफ देख, चेक कीजिए इन्हें। इतना बोल शिवाय रूम से बाहर निकल जाता है। उसी के पीछे तीनों भी निकल जाते हैं। आदित्य शिवाय से कुछ पूछना चाहता था, पर शिवाय के चेहरे पे बेचैनी देख वो फिलहाल कुछ भी पूछना सही नहीं समझता। कुछ समय बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं। आदित्य जल्दी से डॉक्टर के पास आ, डॉक्टर कैसे है वो? डॉक्टर गंभीर भाव से, देखिए इन्हें मेजर पैनिक अटैक आया था जिसके लिए हमने उन्हें मेडिसिन दे दी है। डॉक्टर फिर शिवाय की तरफ देख, सर मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। शिवाय आदित्य और नेहा की तरफ देख उन्हें अदिति के पास जाने का इशारा करते हैं।
फिर वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर स्टडी रूम में आ जाता है। शिवाय, क्या बात करनी थी आपको? डॉक्टर, सर हमने मैडम को एग्जामिन किया तो उनकी पीठ पर बहुत ही गहरे जख्म के निशान हैं जो शायद हंटर से मारने के हैं। कुछ निशान पुराने हैं पर कुछ निशान यही कुछ 1-2 दिन पहले की है। हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है। लेकिन इतना बोल डॉक्टर शांत हो जाती है। शिवाय थोड़े गुस्से से, लेकिन क्या? डॉक्टर, लेकिन सर हमें ये देख थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतने गहरे जख्म होने के बाद भी उन्होंने इसका इलाज नहीं करवाया। सर हो सके तो मैडम का कल ही फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए। हमें उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। शिवाय बिना भाव के, हम कल अपनी टीम के साथ रेडी रहना। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाऊंगा। डॉक्टर, जी सर। इतना बोल डॉक्टर रूम से निकल जाती है। वही शिवाय अभी भी वही खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी राहुल स्टडी रूम में आ जाता है। राहुल शिवाय को देख, सर जैक का कॉल आया था। जैक बोल रहा था कि वो आदमी अपने मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। शिवाय जो अभी अपनी सोच में हम था, राहुल की बात सुन वो अपने होश में आता है। शिवाय गुस्से से, जैक को बोलो हम कुछ देर में आ रहे हैं। तब तक उसे टॉर्चर करते रहे। राहुल, यस बॉस। शिवार थोड़ा रुककर, कल अदिति को हॉस्पिटल ले जाना है। तो पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट कर दो। मैं अदिति के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं चाहता हूँ। अभी भी इन सभी का मास्टरमाइंड हमारे हाथ नहीं लगा है। राहुल कॉन्फिडेंस से, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अदिति के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। शिवाय हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो स्टडी रूम से निकल अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवाय जब अदिति के रूम में आता है तो सामने अदिति बेड पे लेटी हुई थी। उसी के अगल बगल आदित्य और नेहा बैठे थे। शिवाय आकर अदिति फोरहेड पे किस करता है। फिर एक नज़र नेहा को देख कुछ इशारा कर रूम से बाहर निकल जाता है। नेहा भी अदिति के फोरहेड पर किस करती है। नेहा आदित्य की तरफ देख, वैसे तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका ख्याल रखना। हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। आदित्य दांत दिखा, आप लोगों को आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी डॉल के पास रह जाऊंगा। नेहा नहीं, मैं अपना सर हिला रूम से निकल जाती है। नेहा रपेले से निकल बाहर खड़ी शिवाय की कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उनकी कार उसी जगह आकर रुकी जहां पिछली बार वो लोग आए थे। नेहा और शिवाय दोनों कार से उतर अंदर चले जाते हैं। शिवाय और नेहा एक रूम में आते हैं। वह जैक पहले से मौजूद किसी आदमी को टॉर्चर कर रहा था। शिवाय को देख जैक उस आदमी को छोड़ शिवाय के पास आ जाता है। जैक, सर हमने बहुत कोशिश की पर ये अपने बॉस का नाम बताने के लिए तैयार ही नहीं है। शिवाय तिरछी मुस्कान के साथ, मुंह तो खोलेगा ही जैक। जैक कंफ्यूजन से, पर सर कैसे? शिवाय, नेहा। जैक जैसे ही शिवाय के मुंह से नेहा का नाम सुनता है तो वो उस आदमी को दया भरी नजरों से देखने लगता है। नेहा को सब माफिया वर्ल्ड में क्वीन ऑफ डेथ के नाम से जानते हैं। जहां शिवाय अपने क्रूएलिटी के लिए मशहूर था तो वहीं नेहा टॉर्चर के लिए मशहूर थी। नाइटमेयर से दुश्मनी लेने वाले टॉर्चर क्वीन के नाम से भी कांपते हैं। नेहा आगे आती है, फिर साइड में खड़े गार्ड को कुछ इशारा करती है। वो गार्ड तुरंत उस आदमी को उठा एक ट्रांसपेरेंट रूम के अंदर कुर्सी पे बैठा देते हैं। आदमी के बैठते उस आदमी के हाथ मशीन से बंध जाते हैं। नेहा एक तिरछी मुस्कान लिए उस आदमी के पास आती है। फिर उसके बालों को टाइटली पकड़ उसका सर ऊपर करती है। नेहा, लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सीधे से अपने बॉस का नाम बता दो। उस आदमी की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, फिर भी वो अपना सर नामे हिलाते हुए, तुम चाहे मेरी जान ले लो पर मैं कभी भी अपने बॉस का नाम नहीं बताऊंगा। नेहा उसी मुस्कान के साथ, देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल नेहा बगल में खड़े गार्ड के हाथ से इंजेक्शन ले उस आदमी के हाथों पे इंजेक्ट करने लगती है। आदमी झटपटते हुए, ये तुम क्या कर रही हो? ये इंजेक्शन क्यों लगा रही ही? क्या है इसमें? नेहा इंजेक्शन इंजेक्ट कर, ये एक तरह का ड्रग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। बस कुछ ही देर में तुम्हारी पूरी बॉडी अनअब्रेबल पेन होगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी।
उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी में बस थोड़ी सी ही जलन होगी। पर तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, बस अपनी आखिर इच्छा में जल्दी से मौत मांगोगे। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी मौत भी नहीं मिलेगी। इतना बोल यह उस आदमी को एक एविल स्माइल पास करती है। वही नेहा की बात सुन वो आदमी के चेहरे पे ठंडा पसीना आने लगता है। तभी उसे अपने शरीर में दर्द शुरू होने लगता है। वो दर्द उसके लिए असहनीय था। आदमी दर्द से कांपते हुए, देखो प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। नेहा बिना किसी भाव के, अपने बॉस का नाम बताव। उस आदमी के शरीर की नस साफ दिखने लगी थी। उसका आंख एकदम ब्लड शॉट रेड हो गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। आदमी लंबी लंबी सांस ले, उनका नाम ए है। मैं बस उनका नाम जानता हूँ। हमें बस अदिति मैडम को किडनैप कर उनके पास लाने के लिए कहा गया था। वो कभी भी हम लोग के सामने नहीं आए। प्लीज मुझे बचा लो, मैं उनके बारे में इतना ही जानता था, प्लीज। नेहा डेविल स्माइल के साथ, क्वीन ऑफ डेथ सिर्फ मारना जानती है, बचाना नहीं। एंजॉय योर पेन। इतना बोल वो उस रूम से निकल जाती है। 20 अगली सुबह शिवाय, अदिति, आदित्य, नेहा चारों कार में बैठे हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। उनके गाड़ी के आगे पीछे बॉडीज की गाड़ियां चल रही थी। अदिति खिड़की के बाहर देख रही थी। वही शिव का सारा ध्यान बस अदिति पे ही था। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आ दोनों गाड़ियों का गेट खोलते हैं। शिवाय अपने कोल्डोर के साथ गाड़ी से बाहर निकल अदिति के तरफ का गेट खोल उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता। नेहा और आदित्य भी शिवाय के पीछे चले जाते हैं। पांचों लिफ्ट से होते हुए सबसे ऊपर की फ्लोर पे चले जाते हैं। ऊपर के फ्लोर पे एक भी पेशेंट नहीं थे, चारों ओर बस शिवाय के बॉडीगार्ड खड़े थे। एक आदमी व्हाइट कोट पहने शिवाय के पास आ उसे हग कर लेता है। आदमी, क्या बात है शिवाय, तूने मुझे इतनी अर्जेंटली किसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है? शिवाय बिना कुछ बोले अपने पीछे खड़ी अदिति को आगे कर देता है। आदमी अदिति को देख मुस्कुराते हुए, कौन है ये क्यूटी पाई? बोल वो अदिति के गले को चुने जा रहा, तभी आदित्य भी बीच में आ उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य, सिद्धार्थ भाई मेरी डॉल को हाथ भी मत लगाना। इतना बोल वो अदिति के सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ को अपने आसपास ठंड लगने लगती। वो जब नजर उठा शिवाय के तरफ देखता है तो उसे चेहरे पे पसीना आने लगता है, क्योंकि शिवाय इस वक्त अपनी जलती निगाहों से सिद्धार्थ की ओर देख रहा था। सिद्धार्थ जबरदस्ती मुस्कुराकर, क्या हुआ भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहा? मैं तो बस इस क्यूटी पाई के बारे में पूछ रहा था। शिवाय अपनी ठंडी आवाज में, अदिति, कॉल हिम ओनली अदिति। शिवाय की ठंडी आवाज सुन सिद्धार्थ जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो नस की तरफ इशारे कर उसे अदिति को ले जाने के लिए बोल देता है। अदिति नस के साथ चली जाती है। फिर शिवाय, आदित्य सिद्ध के कब की तरफ बढ़ जाते हैं। नेहा भी जाने को होती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। सिद्धार्थ नेहा को देख, आप किधर चली मोहतरमा? नेहा बिना किसी भाव के सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ, अरे कभी अपने इस मुख से कुछ प्यार भरे शब्द निकल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर आपसे बात करने के लिए तरस जाएं। नेहा सिद्धार्थ के हाथ की ओर इशारा कर, लीव माय हैंड। सिद्धार्थ मुंह बना, एक तो जल्दी बोलिएगा नहीं, और जब भी बोलिए तो दूर जाने की बात। अभी तो छोड़ रहा हूँ पर बहुत जल्द ये हाथ मैं जिंदगी भर के लिए पक दूंगा, तब देखता हूँ तब कैसे दूर जाती है। बोल वो नेहा का हाथ छोड़ देता है। नेहा उसे देख, जागती आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं होती मिस्टर कपूर। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, ये सपना बहुत जल्द सच कर दूंगा। फ्यूचर मिसेज कपूर। नेहा आगे बढ़ते हुए, इन योर ड्रीम। सिद्धार्थ थोड़ा जोर से, दिस ड्रीम विल कम ट्रू वेरी सून मिसेस कपूर। नेहा के चेहरे पे हल्की सी मुश्क आ जाती है। वो फिर जहां शिवाय गया था उसी ओर चली जाती है। ये है शिवाय के बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ कपूर। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है। ये हॉस्पिटल इनका ही है। स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। ये अपने पेरेंट के इकलौते बच्चे हैं। ये नेहा से बचपन से ही प्यार करते हैं, जिसके बारे में शिवाय की फैमिली और अपनी फैमिली में सब जानते हैं।
सिद्धार्थ के मोम डैड को भी नेहा बहुत पसंद है। करीब 2 घंटे बाद शिवाय, आदित्य, नेहा तीनों एक वार्ड में बैठे थे। उसी रूम के अटैच्ड एक ट्रांसपेरेंट रूम में अदिति और सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ अदिति से कुछ बातें कर रहा था, पर अदिति बिना किसी भाव के चुपचाप सिद्धार्थ को देख रही थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उस रूम से बाहर निकल उन तीनों के सामने रखी चेयर पे बैठ जाता है। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पे काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। सिद्धार्थ उन तीनों की तरफ देख सख्त एक्सप्रेशन के साथ, देखो शिवाय, मैंने इसकी सारी रिपोर्ट पढ़ी। अदिति की कंडीशन मैंने जितनी सोची थी उससे भी ज्यादा खराब है। शिवाय कोल्ड वॉयस में, मतलब? सिद्धार्थ, देखो शिवाय, इतनी छोटी सी उम्र में इतना टॉर्चर सहना कोई आम बात नहीं है। इन सभी का उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। अदिति अभी इस सिचुएशन में है कि वो खुद को एक कातिल समझती है। उसको लगता है कि सारे लोग उससे नफरत करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो खुद को अकेला मानती है। इन सभी कैसे में पेशेंट आगे जाकर खुद को ही मारने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगने लगता है कि सब उसे नफरत की नज़रों से देख रहे हैं, इसलिए वो अपना जान लेना की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन तीनों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। तीनों के चेहरे पे परेशानी के भाव साफ नजर आ रहा था। शिवाय, अदिति के कुछ न बोलना और चेहरे पे कोई एक्सप्रेस न आने का कारण। सिद्धार्थ, हो सकता है उसके साथ कोई घटना हुई हो जो उसके लिए सहनीय हो। सिद्धार्थ की बात सुन शिवाय को याद आता है कि जब उसने अदिति के बालों को काटा था तब से ही अदिति बोलना बंद कर दी थी। शिवाय, अदिति को पहले की तरह करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सिद्धार्थ, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। अदिति को ये फील करवाए कि वो अकेली नहीं है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो, तो वो फिर से पहले जैसी हो सकती है। आदित्य कॉन्फिडेंस के साथ, हम अदिति को पहले जैसा करके ही रहेंगे। सिद्धार्थ शिवाय की तरफ देखो शिवाय, अदिति की बॉडी फिलहाल बहुत वीक है और मैं जो मेडिसिन उसे देने वाला हूँ वो उसकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो उसकी बॉडी को रिकवर करना होगा, उसके बाद ही यह मेडिसिन उसे देना स्टार्ट करना होगा। अदिति की बॉडी को रिकवर करने के लिए मैं जो तुम्हें डाइट चार्ट दे रहा हूँ उसे ही फॉलो करना। अभी अदिति की बॉडी ज़्यादा हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो वॉमिटिंग कर देगी, इसलिए डाइट चार्ट को ही फॉलो करना। शिवाय, हाँ, मैं सिर हिलाता है। कुछ समय बाद शिवाय और अदिति कार में बैठे थे, वहीं नेहा और आदित्य दूसरी कार में थे। अदिति हमेशा की तरह विंडो के बाहर देख रही थी, वही शिवाय की नज़र बस अदिति पे थी। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां एक मॉल के सामने आकर रुकी। चारों गाड़ी से निकल मॉल में चले जाते हैं। चारों एक कपड़ों के शॉप में आ जाते हैं। ये मॉल शिवाय का ही था। तभी मॉल का मैनेजर आकर चारों को ग्रीट करता है। शिवाय अदिति की तरफ इशारा कर, इनके लिए न्यू कलेक्शन की ड्रेस दिखाऊं। मैनेजर रिस्पेक्ट के साथ हाँ में सिर हिला बगले में खड़ी स्टाफ को ड्रेस लेने के लिए भेज देता है। चारों वही रखे सोफे पे बैठ जाता है। स्टाफ बहुत सारी न्यू कलेक्शन की ड्रेस एक एक कर दिखने लगती है। अदिति किसी भी ड्रेस को कोई भी एक्सप्रेस नहीं दिखा रही थी। शिवाय की नज़र साइड में खड़े 2 मैनिक्विन पे जाता। दोनों मैनिक्विन ने गोल्डन एंड येलो कलर की कॉम्बिनेशन की कुर्ती पहनी थी। शिवाय को ख्याल आता है उन दोनों कुर्तियों में अदिति और माँ दोनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे। उसके चेहरे पे ये सोच मुस्कान आ जाती है। वो एक स्टाफ को बुला उन दोनों कुर्ती को पैक करने को बोल देता है। अदिति ने तो किसी भी दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अदिति के लिए शॉपिंग केवल आदित्य और नेहा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अदिति के लिए बहुत सी ड्रेस ले ली थी। फिर वो लोग दी के मैकिंग फुटवेयर और कुछ सामान खरीद फूड सेक्शन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के घने जंगलों के बीच एक बंगलो था, जिसके चारों तरफ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। ये बंगलो ऐसे जगह पे था कि किसी भी इंसान का इसके बारे में पता चलना बहुत मुश्किल था। एक कार उस घने जंगल से होते हुए उस बंगलो के पास आकर रुकता है। उस गाड़ी में से बॉडीगार्ड किसी लड़की को लेकर निकलते हैं। वो लड़की चिंतन के लिए बहुत छटपटा रही थी,
पर कहाँ वो लड़की और कहाँ ये मस्कुलर बॉडीगार्ड। वो लोग उस लड़की को बंगलों के अंदर लाहौर में सोफे पे बैठे आदमी के पैरों पास फेंक देते हैं। वो लड़की की चीख निकल जाती है। ऐसे फेंकने की वजह से उस लड़की के हाथ में चोट लग गई थी। वो लड़की ठीक से उठ अपने हाथों को देखती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आदमी, वेलकम मिस अव्या राठौड़। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैं मिस्टेक आया, राठौड़ नहीं अव्या सिंह, आई एम राइट। बोल उस आदमी के चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ जाती है। सामने पड़ी लड़की कोई और नहीं अव्या है। वही जब अव्या ये आवाज सुनती है तो सामने देखती है। सामने सोफे पे एक मस्कुलर और हैंडसम आदमी बैठा था। उसने मास्क पहना था इसलिए बस उसकी आंखें दिख रही थी। आंखों के ऊपर एक कट जो उसके लुक को दम के साथ अट्रैक्टिव बना रहा था। उसने ब्लैक शर्ट विथ बोन पेंट पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसके मस्कुलर चेस्ट पे बना टैटू साफ नजर आ रहा था। उस आदमी को देख अव्या के चेहरे पे पसीना आ जाता है। अव्या डरते हुए एके स्माइल करते हुए, क्यों मुझे ये देखकर शौक लगा। अव्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके प्लान के मुताबिक ही काम कर दिया था, पर पता नहीं क्यों भाई उस अदिति को जेल से ले आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एके, तुमने मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम किया फिर भी अदिति मेरे पास नहीं है। राइट, अव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए, तो इसमें मैं क्या करूं। एके हस्की वॉइस में, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा मिस अव्या। अव्या कंफ्यूजन से, मतलब एके, मतलब कि अदिति को अपने पास लाने के लिए एक और प्लान है, और इस प्लान में सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। क्या प्लान है, अव्या पूछती है। कुछ देर बाद अव्या एविल स्माइल करते हुए, ये प्लान पक्का काम करेगा। एके सख्त आवाज में, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं। अव्या अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर एके अपने बॉडीगार्ड को अव्या को ले जाने का इशारा करता है। अव्या के जाने के बाद एके का असिस्टेंट उसके पास आता है। असिस्टेंट, सर मुझे नहीं लगता ये हमारा काम कर पाएगी। एके मिस्टीरियस स्माइल के साथ, अगर ये नहीं कर पाई तो मेरा दूसरा प्यादा वो काम जरूर करेगी। असिस्टेंट कंफ्यूजन से, कौन प्यादा। एके बिना कुछ बोले बस मिस्टीरियस स्माइल करता है। राठौड़ इंडस्ट्री। चारों कुछ समय पहले ही ऑफिस आ चुके थे। शिवाय अपने केबिन में था। वही अदिति फिलहाल प्रिया के साथ थी। शिवाय अपने सामने खड़े राहुल को देख, क्या मतलब है कि कुछ देर पहले वो कहा थी पता नहीं। राहुल सर झुका, सर हमारे आदमी अव्या पे पूरी नजर बनाए हुए थे, पर पता नहीं कैसे वो 2 घंटे के लिए गायब हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की पर हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुई। शिवाय कुछ सोचते हुए, हो ना हो राहुल वो जरूर उसी इंसान से मिलने गई होगी जो इन सभी के पीछे का मास्टरमाइंड है। राहुल सर हिला, हो सकता है सर। शिवाय, राहुल अदिति की सिक्योरिटी एकदम हाई कर दो, हो ना हो वो फिर से अदिति को किडनैप करने की कोशिश करेगा, और उस अव्या पे कड़ी निगरानी रखो, उस पे से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। राहुल हाँ बोल केबिन से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ प्रिया और अदिति इस वक्त प्रिया के केबी की तरफ जा रहे थे। प्रिया हमेशा की तरह अपना रेडियो चालू किए हुई थी। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि उनके सामने से अव्या अपने हाथ में कॉफी लिए आ रही थी। अव्या ने जब उन दोनों को अपने सामने से आता देख तो उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो जानबूझकर अदिति से टकराकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। उसके ऐसे गिरने से कुछ काफी इसके पर पास गिर जाती है, और बहुत सी कॉफी अदिति के हाथ पे गिर जाती है। अव्या गिरते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। प्रिया अव्या को देखकर धीरे से, आ गई चुड़ैल, इसके भी जी को शांति नहीं। अरे नीचे क्यों गिरी, डायरेक्ट गड्ढे में गिर जाती, मैं बहुत खुशी के साथ तेरे ऊपर मिट्टी डाल देती। एक ही बार में राम नाम सत्य हो जाता। बोल वो मुंह बनाने लगती है। वही अव्या के ऐसे जोर जोर से रोने पे सारे स्टाफ मेंबर आवत के पास आ जमा हो जाते हैं। फिर एक स्टाफ अव्या को उठने में मदद कर उसे चेयर पे बैठा देती है। अव्या अदिति को देख रोते हुए, अव्या तुमने मुझे से जानबूझकर टकराए। अव्या आगे कुछ बोलते कि प्रिया उसकी बात काट गुस्से से, मिस अव्या अदिति नहीं, आप अदिति से जानबूझकर टकराई है।
और उसे भी अपनी नाक के बराबर की हील पहनोगी तो मुंह की तो गिरोगी ना। अव्या गुस्से में प्रिया को देखते हुए, तुम न अपना मुंह बंद करो। एक तो तुम्हारी दोस्त ने मुझे गिराया, ऊपर से तुम मुझे से ही बदतमीजी कर रही हो। बोलते बोलते वो अपने गुस्से वाले एक्सप्रेस को बदला बहुत ही मासूम सी शकल बना लेती है। वही एक स्टाफ अव्या की चापलूसी करते हुए एक नज़र अव्या और अदिति को देख फिर सभी मेंबर को देख बोलती है, हाँ अव्या मैम सही कह रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अदिति जानबूझकर अव्या मैम से टकराई थी। वही उसे स्टाफ की बात सुन प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उसकी उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोलती है, ओ ए अव्या मैम की पूछ। झूठी कहीं कि अभी तो तू अपने मोबाइल पर बात कर रही थी और तूने ये भी देख लिया कि किसने किसको धक्का दिया है। अगर आंखें ज़्यादा खराब हो गई है तो जाकर इलाज करवा। यहाँ पर जाकर अपना ज्ञान मत दे, चल भाग यहाँ से, वरना ऐसा मुंह तोड़ूंगी कि अपना मुंह में घूमती फिरेगी पर कोई इलाज नहीं करेगा। आई बड़ी किसने किसको धक्का दिया देखने वाली हूँ। वही वह स्टाफ तो गुस्से में तिलमिला उठी। वह जैसे ही उसे कुछ बोलने को कोई की तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब सब उसे तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं नेहा खड़ी थी, जो अपनी खतरनाक आंखों से वहाँ खड़े उन सभी लोग को देख रही थी। वह गुस्से में चलते हुए उन लोगों के पास आती है। वही नेहा को देख वो स्टाफ एकदम चुप हो गई थी। इस ऑफिस में जितना सब शिवाय से डरते थे उतना ही नेहा से डरते थे। वही नेहा को देख अव्या और जोर जोर से रोने लगी। नेहा एक नज़र अव्या को देख फिर वहाँ खड़े सब लोग को देख खतरनाक वॉयस में, क्या हो रहा है यहाँ। वही स्टाफ जल्दी से आगे आकर अदिति और प्रिया की तरफ इशारे कर, नेहा मैडम इन्होंने जानबूझकर अव्या मैम को धक्का देकर गिरा दिया। फिर ये लोग अव्या मैम के साथ बदतमीजी के साथ बात कर रही थी। नेहा अपनी ठंडी आवाज में उस लड़की को देख, मिस सिया क्या आपने खुद देखा था कि अदिति ने ही अव्या को धक्का दिया। नेहा की ठंडी आवाज सुन सिया घबराते हुए, हाँ हाँ मैंने देखा था। नेहा ठंडी मुस्कान लिए, आर यू श्योर। सिया अपने माथे पे आया पसीना पोंछ, या आई एम डेफिनेटली श्योर। नेहा उसी मुस्कान के साथ, ठीक है तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। फिर वो अपने 80 को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोलती है। वही सीसीटीवी का नाम सुन सिया और अव्या दोनों के चेहरे पे डर नजर आने लगा। वही सिया तो मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। अव्या के गुड बुक में आने के लिए उसने झूठ तो बोल दिया, पर जब सीसीटीवी चेक होगा तो जाने उसका क्या होगा। वही प्रिया तो खुशी से अदिति के पास आ धीरे से, अब आएगा मजा। अब होगा इस चुड़ैल और इस चुड़ैल की पूंछ का पर्दाफाश। बड़ी आई इस चुड़ैल की पूंछ बनने, इसको तो इसी चुड़ैल के साथ शमशान घाट पर नाचूंगी। बोल वो मुंह बनाने लगती है। कुछ ही समय में सीसीटीवी फुटेज आ गई। नेहा ने उसे लैपटॉप में कनेक्ट कर ऑन कर दिया। उस फुटेज में साफ पता चल रहा है कि अव्या जानबूझकर अदिति से टकराई थी। नेहा फुटेज देख सिया की तरफ मुड़, तो मिस सिया अब आप बताएं आपने कैसे अदिति को अव्या को धक्का देते देखा। फिर वो अव्या की तरफ देख, और आप मिस अव्या अब आप बताएं अदिति ने आपको कैसे धक्का दिया। अव्या मासूम सी शक्ल बना, आई एम सॉरी दी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा अदिति ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। आई एम फील गिल्टी फॉर दिस, आई एम सॉरी। नेहा बिना किसी भाव के, मिस अव्या आपको मुझसे नहीं अदिति से माफ़ी मांगनी चाहिए। एम आई राइट। अव्या अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। फिर वो अदिति की तरफ देख बहुत मासूमियत से, आई एम सॉरी अदिति, मुझे तुम पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। वही अव्या की मासूम शक्ल देख प्रिया गंदा सा मुंह बना, इस चुड़ैल की मासूम बनने का नाटक देख मुझे तो उल्टी आ रही है। बोल वो आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती है। वही फिर नेहा अपनी कोल्ड नज़रों से दिया की तरफ देखती है। सिया नेहा की नज़र खुद पे पाकर और घबरा जाती है। कहाँ उसे सोचा था कि अव्या की साइड लेकर वो सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी और कहाँ वो सबकी नज़रों में झूठी बन गई। सिया घबराते हुए, आई एम सॉरी मैम। नेहा सख्त एक्सप्रेशन के साथ, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस नाउ। नेहा की बात सुन सिया रोने लगती है। वो नेहा के पैरों में गिर जाती है। सिया रोते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम,
आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे ऑफिस से मत निकालिए। नेहा उसी सख्ती के साथ, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत। इतना बोल वो गार्ड को सिया को ले जाने के लिए बोलती है। सिया बार बार रोते गिड़गिड़ाते नेहा से माफ़ी मांग रही थी। सिया को पता था कि अगर उसे राठौड़ इंडस्ट्री से निकल दिया गया तो उसे फिर कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। वो बार बार नेहा से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर नेहा उसके सारे बातों को अनसुना कर देती है। गार्ड उसे कंपनी से बाहर निकल देते हैं। नेहा फिर सबकी तरफ देख, अब तमाशा खत्म हो चुका है। गेट बैक टू योर वर्क। नेहा की बात सुन सभी अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। नेहा अव्या की तरफ देख, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अव्या हाँ मैं सिर हिला देती है। फिर नेहा अदिति की तरफ देख, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। इतना बोल वो लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। वही उन दोनों को जाता देख अव्या तो गुस्से से लाल पीला हो गई थी। अव्या गुस्से में, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अदिति। वही प्रिय जो वहीं पे खड़ी थी वो तो गुस्से, तू मेरी बेइज्जती छू के तो दिखा। तेरे इन ककड़ी जैसे हाथों को पीस न दिया तो मेरा नाम भी प्रिय नहीं। अव्या गुस्से में, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। प्रिय नाटक करते हुए, ना मुझे इतने प्यार से मत देखना। लोग गलत समझेंगे, भले तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी तो है। इतना बोल वो हंसते हुए निकल जाती है। वही अव्या को चेहरा पूरा काला पड़ गया था। वो गुस्से में खड़ी हो जाने लगती है तो उसको अपने पैर में दर्द होता है। गिरने की वजह से सच में उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर वो धीरे धीरे कर अपने केबी की ओर जाने लगी। 20 अगली सुबह शिवाय, अदिति, आदित्य, नेहा चारों कार में बैठे हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। उनके गाड़ी के आगे पीछे बॉडीज की गाड़ियां चल रही थी। अदिति खिड़की के बाहर देख रही थी। वही शिव का सारा ध्यान बस अदिति पे ही था। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर आ दोनों गाड़ियों का गेट खोलते हैं। शिवाय अपने कोरिडोर के साथ गाड़ी से बाहर निकल अदिति के तरफ का गेट खोल उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता। नेहा और आदित्य भी शिवाय के पीछे चले जाते हैं। पांचों लिफ्ट से होते हुए सबसे ऊपर की फ्लो पे चले जाते हैं। ऊपर के फ्लो पे एक भी पेशेंट नहीं थे, चारों ओर बस शिवाय के बॉडीगार्ड खड़े थे। एक आदमी व्हाइट कोट पहने शिवाय के पास आ उसे हग कर लेता है। आदमी, क्या बात है शिवाय, तूने मुझे इतनी अर्जेंटली किसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है? शिवाय बिना कुछ बोले अपने पीछे खड़ी अदिति को आगे कर देता है। आदमी अदिति को देख मुस्कुराते हुए, कौन है ये क्यूटी पाई? बोल वो अदिति के गले को चुने जा रहा, तभी आदित्य भी बीच में आ उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य, सिद्धार्थ भाई मेरी डॉल को हाथ भी मत लगाना। इतना बोल वो अदिति के सामने खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ को अपने आसपास ठंड लगने लगती। वो जब नजर उठा शिवाय के तरफ देखता है तो उसे चेहरे पे पसीना आने लगता है, क्योंकि शिवाय इस वक्त अपनी जलती निगाहों से सिद्धार्थ की ओर देख रहा था। सिद्धार्थ जबरदस्ती मुस्कुराकर, क्या हुआ भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहा? मैं तो बस इस क्यूटी पाई के बारे में पूछ रहा था। शिवाय अपनी ठंडी आवाज में, अदिति, कॉल हिम ओनली अदिति। शिवाय की ठंडी आवाज सुन सिद्धार्थ जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो नस की तरफ इशारे कर उसे अदिति को ले जाने के लिए बोल देता है। अदिति नस के साथ चली जाती है। फिर शिवाय, आदित्य सिद्ध के कब की तरफ बढ़ जाते हैं। नेहा भी जाने को होती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। सिद्धार्थ नेहा को देख, आप किधर चली मोहतरमा? नेहा बिना किसी भाव के सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ, अरे कभी अपने इस मुख से कुछ प्यार भरे शब्द निकल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर आपसे बात करने के लिए तरस जाएं। नेहा सिद्धार्थ के हाथ की ओर इशारा कर, लीव माय हैंड। सिद्धार्थ मुंह बना, एक तो जल्दी बोलिएगा नहीं, और जब भी बोलिए तो दूर जाने की बात। अभी तो छोड़ रहा हूँ पर बहुत जल्द ये हाथ मैं जिंदगी भर के लिए पक दूंगा, तब देखता हूँ तब कैसे दूर जाती है। बोल वो नेहा का हाथ छोड़ देता है। नेहा उसे देख, जागती आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं होती मिस्टर कपूर। सिद्धार्थ मुस्कुराकर,
ये सपना बहुत जल्द सच कर दूंगा। फ्यूचर मिसेज कपूर। नेहा आगे बढ़ते हुए, इन योर ड्रीम। सिद्धार्थ थोड़ा जोर से, दिस ड्रीम विल कम ट्रू वेरी सून मिसेस कपूर। नेहा के चेहरे पे हल्की सी मुश्क आ जाती है। वो फिर जहां शिवाय गया था उसी और चली जाती है। ये है शिवाय के बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ कपूर। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट है। ये हॉस्पिटल इनका ही है। स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। ये अपने पेरेंट के इकलौते बच्चे हैं। ये नेहा से बचपन से ही प्यार करते हैं, जिसके बारे में शिवाय की फैमिली और अपनी फैमिली में सब जानते हैं। सिद्धार्थ के मोम डैड को भी नेहा बहुत पसंद है। करीब 2 घंटे बाद शिवाय, आदित्य, नेहा तीनों एक वार्ड में बैठे थे। उसी रूम के अटैच्ड एक ट्रांसपेरेंट रूम में अदिति और सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ अदिति से कुछ बातें कर रहा था, पर अदिति बिना किसी भाव के चुपचाप सिद्धार्थ को देख रही थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उस रूम से बाहर निकल उन तीनों के सामने रखी चेयर पे बैठ जाता है। इस वक्त सिद्धार्थ के चेहरे पे काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। सिद्धार्थ उन तीनों की तरफ देख सख्त एक्सप्रेशन के साथ, देखो शिवाय, मैंने इसकी सारी रिपोर्ट पढ़ी। अदिति की कंडीशन मैंने जितनी सोची थी उससे भी ज्यादा खराब है। शिवाय कोल्ड वॉयस में, मतलब? सिद्धार्थ, देखो शिवाय, इतनी छोटी सी उम्र में इतना टॉर्चर सहना कोई आम बात नहीं है। इन सभी का उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। अदिति अभी इस सिचुएशन में है कि वो खुद को एक कातिल समझती है। उसको लगता है कि सारे लोग उससे नफरत करते हैं। एक तरह से बोला जाए तो खुद को अकेला मानती है। इन सभी कैसे में पेशेंट आगे जाकर खुद को ही मारने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगने लगता है कि सब उसे नफरत की नज़रों से देख रहे हैं, इसलिए वो अपना जान लेना की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन तीनों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। तीनों के चेहरे पे परेशानी के भाव साफ नजर आ रहा था। शिवाय, अदिति के कुछ न बोलना और चेहरे पे कोई एक्सप्रेस न आने का कारण। सिद्धार्थ, हो सकता है उसके साथ कोई घटना हुई हो जो उसके लिए सहनीय हो। सिद्धार्थ की बात सुन शिवाय को याद आता है कि जब उसने अदिति के बालों को काटा था तब से ही अदिति बोलना बंद कर दी थी। शिवाय, अदिति को पहले की तरह करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सिद्धार्थ, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। अदिति को ये फील करवाए कि वो अकेली नहीं है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो, तो वो फिर से पहले जैसी हो सकती है। आदित्य कॉन्फिडेंस के साथ, हम अदिति को पहले जैसा करके ही रहेंगे। सिद्धार्थ शिवाय की तरफ देखो शिवाय, अदिति की बॉडी फिलहाल बहुत वीक है और मैं जो मेडिसिन उसे देने वाला हूँ वो उसकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो उसकी बॉडी को रिकवर करना होगा, उसके बाद ही यह मेडिसिन उसे देना स्टार्ट करना होगा। अदिति की बॉडी को रिकवर करने के लिए मैं जो तुम्हें डाइट चार्ट दे रहा हूँ उसे ही फॉलो करना। अभी अदिति की बॉडी ज़्यादा हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो वॉमिटिंग कर देगी, इसलिए डाइट चार्ट को ही फॉलो करना। शिवाय हाँ में सिर हिलाता है। कुछ समय बाद शिवाय और अदिति कार में बैठे थे, वहीं नेहा और आदित्य दूसरी कार में थे। अदिति हमेशा की तरह विंडो के बाहर देख रही थी, वही शिवाय की नज़र बस अदिति पे थी। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां एक मॉल के सामने आकर रुकी। चारों गाड़ी से निकल मॉल में चले जाते हैं। चारों एक कपड़ों के शॉप में आ जाते हैं। ये मॉल शिवाय का ही था। तभी मॉल का मैनेजर आकर चारों को ग्रीट करता है। शिवाय अदिति की तरफ इशारा कर, इनके लिए न्यू कलेक्शन की ड्रेस दिखाऊं। मैनेजर रिस्पेक्ट के साथ हाँ में सिर हिला बगले में खड़ी स्टाफ को ड्रेस लेने के लिए भेज देता है। चारों वहीं रखे सोफे पे बैठ जाता है। स्टाफ बहुत सारी न्यू कलेक्शन की ड्रेस एक एक कर दिखने लगती है। अदिति किसी भी ड्रेस को कोई भी एक्सप्रेस नहीं दिखा रही थी। शिवाय की नज़र साइड में खड़े 2 मैनिक्विन पे जाता। दोनों मैनिक्विन ने गोल्डन एंड येलो कलर की कॉम्बिनेशन की कुर्ती पहनी थी। शिवाय को ख्याल आता है उन दोनों कुर्तियों में अदिति और माँ दोनों साथ में कितने अच्छे लगेंगे। उसके चेहरे पे ये सोच मुस्कान आ जाती है। वो एक स्टाफ को बुला उन दोनों कुर्ती को पैक करने को बोल देता है। अदिति ने तो किसी भी दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अदिति के लिए शॉपिंग केवल आदित्य और नेहा कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद उन्होंने अदिति के लिए बहुत सी ड्रेस ले ली थी। फिर वो लोगदी के मैकिंग फुटवेयर और कुछ सामान खरीद फूड सेक्शन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के घने जंगलों के बीच एक बंगलो था, जिसके चारों तरफ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। ये बंगलो ऐसे जगह पे था कि किसी भी इंसान का इसके बारे में पता चलना बहुत मुश्किल था। एक कार उस घने जंगल से होते हुए उस बंगलो के पास आकर रुकता है। उस गाड़ी में से बॉडीगार्ड किसी लड़की को लेकर निकलते हैं। वो लड़की चिंतन के लिए बहुत छटपटा रही थी, पर कहाँ वो लड़की और कहाँ ये मस्कुलर बॉडीगार्ड। वो लोग उस लड़की को बंगलो के अंदर लाहौल में सोफे पे बैठे आदमी के पैरों पास फेंक देते हैं। वो लड़की की चीख निकल जाती है। ऐसे फेंकने की वजह से उस लड़की के हाथ में चोट लग गई थी। वो लड़की ठीक से उठ अपने हाथों को देखती है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आदमी, वेलकम मिस अव्या राठौड़। नहीं नहीं नहीं, सॉरी मैं मिस्टेक आया, राठौड़ नहीं अव्या सिंह, आई एम राइट। बोल उस आदमी के चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ जाती है। सामने पड़ी लड़की कोई और नहीं अव्या है। वही जब अव्या ये आवाज़ सुनती है तो सामने देखती है। सामने सोफे पे एक मस्कुलर और हैंडसम आदमी बैठा था। उसने मास्क पहना था, इसलिए बस उसकी आंखें दिख रही थी। आंखों के ऊपर एक कट जो उसके लुक को दम के साथ अट्रैक्टिव बना रहा था। उसने ब्लैक शर्ट विथ बोन पेंट पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसके मस्कुलर चेस्ट पे बना टैटू साफ नजर आ रहा था। उस आदमी को देख अव्या के चेहरे पे पसीना आ जाता है। अव्या डरते हुए एके स्माइल करते हुए, क्यों मुझे ये देखकर शौक लगा। अव्या, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके प्लान के मुताबिक ही काम कर दिया था, पर पता नहीं क्यों भाई उस अदिति को जेल से ले आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एके, तुमने मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, फिर भी अदिति मेरे पास नहीं है। राइट, अव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए, तो इसमें मैं क्या करूं? एके हस्की वॉइस में, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा मिस अव्या। अव्या कंफ्यूजन से, मतलब? एके, मतलब कि अदिति को अपने पास लाने के लिए एक और प्लान है, और इस प्लान में सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। क्या प्लान है? अव्या पूछती है। कुछ देर बाद अव्या एविल स्माइल करते हुए, ये प्लान पक्का काम करेगा। एके सख्त आवाज में, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ नहीं। अव्या अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर एके अपने बॉडीगार्ड को अव्या को ले जाने का इशारा करता है। अव्या के जाने के बाद एके का असिस्टेंट उसके पास आता है। असिस्टेंट, सर मुझे नहीं लगता ये हमारा काम कर पाएगी। एके मिस्टीरियस स्माइल के साथ, अगर ये नहीं कर पाई तो मेरा दूसरा प्यादा वो काम जरूर करेगी। असिस्टेंट कंफ्यूजन से, कौन प्यादा? एके बिना कुछ बोले बस मिस्टीरियस स्माइल करता है। राठौड़ इंडस्ट्री। चारों कुछ समय पहले ही ऑफिस आ चुके थे। शिवाय अपने केबिन में था। वही अदिति फिलहाल प्रिया के साथ थी। शिवाय अपने सामने खड़े राहुल को देख, क्या मतलब है कि कुछ देर पहले वो कहा थी पता नहीं। राहुल सर झुका। सर हमारे आदमी अव्या पे पूरी नज़र बनाए हुए थे, पर पता नहीं कैसे वो 2 घंटे के लिए गायब हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की पर हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुई। शिवाय कुछ सोचते हुए, हो ना हो राहुल वो जरूर उसी इंसान से मिलने गई होगी जो इन सभी के पीछे का मास्टरमाइंड है। राहुल सर हिला। हो सकता है सर। शिवाय, राहुल अदिति की सिक्योरिटी एकदम हाई कर दो, हो ना हो वो फिर से अदिति को किडनैप करने की कोशिश करेगा, और उस अव्या पे कड़ी निगरानी रखो, उस पे से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। राहुल हाँ बोल केबिन से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ प्रिया और अदिति इस वक्त प्रिया के केबी की तरफ जा रहे थे। प्रिया हमेशा की तरह अपना रेडियो चालू किए हुई थी। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि उनके सामने से अव्या अपने हाथ में कॉफ़ी लिए आ रही थी। अव्या ने जब उन दोनों को अपने सामने से आता देख तो उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो जानबूझकर अदिति से टकराकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। उसके ऐसे गिरने से कुछ काफ़ी इसके पर पास गिर जाती है, और बहुत सी कॉफ़ी अदिति के हाथ पे गिर जाती है। अव्या गिरते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। प्रिया अव्या को देखकर धीरे से, आ गई चुड़ैल, इसके भी जी को शांति नहीं।
अरे नीचे क्यों गिरी, डायरेक्ट गड्ढे में गिर जाती, मैं बहुत खुशी के साथ तेरे ऊपर मिट्टी डाल देती। एक ही बार में राम नाम सत्य हो जाता। बोल वो मुंह बनाने लगती है। वही अव्या के ऐसे जोर जोर से रोने पे सारे स्टाफ मेंबर आवत के पास आ जमा हो जाते हैं। फिर एक स्टाफ अव्या को उठने में मदद कर उसे चेयर पे बैठा देती है। अव्या अदिति को देख रोते हुए, अव्या तुमने मुझे से जानबूझकर टकराए। अव्या आगे कुछ बोलते कि प्रिया उसकी बात काट गुस्से से, मिस अव्या अदिति नहीं, आप अदिति से जानबूझकर टकराई है और उसे भी अपनी नाक के बराबर की हिल पहनोगी तो मुंह की तो गिरोगी ना। अव्या गुस्से में प्रिया को देखते हुए, तुम ना अपना मुंह बंद करो। एक तो तुम्हारी दोस्त ने मुझे गिराया, ऊपर से तुम मुझे से ही बदतमीजी कर रही हो। बोलते बोलते वो अपने गुस्से वाले एक्सप्रेस को बदला बहुत ही मासूम सी शकल बना लेती है। वही एक स्टाफ अव्या की चापलूसी करते हुए एक नज़र अव्या और अदिति को देख फिर सभी मेंबर को देख बोलती है, हाँ अव्या मैम सही कह रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अदिति जानबूझकर अव्या मैम से टकराई थी। वही उसे स्टाफ की बात सुन पिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उसकी उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोलती है, ओ ए अव्या मैम की पूछ। झूठी कहीं कि अभी तो तू अपने मोबाइल पर बात कर रही थी और तूने ये भी देख लिया कि किसने किसको धक्का दिया है। अगर आंखें ज़्यादा खराब हो गई है तो जाकर इलाज करवा, यहाँ पर जाकर अपना ज्ञान मत दे, चल भाग यहाँ से वरना ऐसा मुंह तोड़ूंगी कि अपना मुंह में घूमती फिरेगी पर कोई इलाज नहीं करेगा। आई बड़ी किसने किसको धक्का दिया देखने वाली हूँ। वही वह स्टाफ तो गुस्से में तिलमिला उठी। वह जैसे ही उसे कुछ बोलने को कोई की तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब सब उसे तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं नेहा खड़ी थी, जो अपनी खतरनाक आंखों से वहां खड़े उन सभी लोग को देख रही थी। वह गुस्से में चलते हुए उन लोगों के पास आती है। वही नेहा को देख वो स्टाफ एकदम चुप हो गई थी। इस ऑफिस में जितना सब शिवाय से डरते थे उतना ही नेहा से डरते थे। वही नेहा को देख अव्या और जोर जोर से रोने लगी। नेहा एक नज़र अव्या को देख फिर वहां खड़े सब लोग को देख खतरनाक वॉयस में, क्या हो रहा है यहाँ। वही स्टाफ जल्दी से आगे आकर अदिति और प्रिया की तरफ इशारे कर, नेहा मैडम इन्होंने जानबूझकर अव्या मैम को धक्का देकर गिरा दिया। फिर ये लोग अव्या मैम के साथ बदतमीजी के साथ बात कर रही थी। नेहा अपनी ठंडी आवाज में उस लड़की को देख, मिस सिया क्या आपने खुद देखा था कि अदिति ने ही अव्या को धक्का दिया। नेहा की ठंडी आवाज सुन सिया घबराते हुए, हाँ हाँ मैंने देखा था। नेहा ठंडी मुस्कान लिए, आर यू श्योर? सिया अपने माथे पे आया पसीना पोंछ, या आई एम डेफिनेटली श्योर। नेहा उसी मुस्कान के साथ, ठीक है तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। फिर वो अपने 80 को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोलती है। वही सीसीटीवी का नाम सुन सिया और अव्या दोनों के चेहरे पे डर नजर आने लगा। वही सिया तो मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। अव्या के गुड बुक में आने के लिए उसने झूठ तो बोल दिया, पर जब सीसीटीवी चेक होगा तो जाने उसका क्या होगा। वही प्रिया तो खुशी से अदिति के पास आ धीरे से, अब आएगा मजा, अब होगा इस चुड़ैल और इस चुड़ैल की पूंछ का पर्दाफाश। बड़ी आई इस चुड़ैल की पूंछ बनने, इसको तो इसी चुड़ैल के साथ शमशान घाट पर नाचूंगी। बोल वो मुंह बनाने लगती है। कुछ ही समय में सीसीटीवी फुटेज आ गई। नेहा ने उसे लैपटॉप में कनेक्ट कर ऑन कर दिया। उस फुटेज में साफ पता चल रहा है कि अव्या जानबूझकर अदिति से टकराई थी। नेहा फुटेज देख सिया की तरफ मुड़, तो मिस सिया अब आप बताएं आपने कैसे अदिति को अव्या को धक्का देते देखा। फिर वो अव्या की तरफ देख, और आप मिस अव्या अब आप बताएं अदिति ने आपको कैसे धक्का दिया। अव्या मासूम सी शक्ल बना, आई एम सॉरी दी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा अदिति ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। आई एम फील गिल्टी फॉर दिस, आई एम सॉरी। नेहा बिना किसी भाव के, मिस अव्या आपको मुझसे नहीं अदिति से माफ़ी मांगनी चाहिए। एम आई राइट? अव्या अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। फिर वो अदिति की तरफ देख बहुत मासूमियत से, आई एम सॉरी अदिति, मुझे तुम पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। वही अव्या की मासूम शक्ल देख प्रिया गंदा सा मुंह बना, इस चुड़ैल की मासूम बनने का नाटक देख मुझे तो उल्टी आ रही है। बोल वो आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती है।
वहीं फिर नेहा अपनी कोल्ड नज़रों से दिया की तरफ देखती है। सिया नेहा की नज़र खुद पे पाकर और घबरा जाती है। कहाँ उसे सोचा था कि अव्या की साइड लेकर वो सबकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी और कहाँ वो सबकी नज़रों में झूठी बन गई। सिया घबराते हुए, आई एम सॉरी मैम। नेहा सख्त एक्सप्रेशन के साथ, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस नाउ। नेहा की बात सुन सिया रोने लगती है। वो नेहा के पैरों में गिर जाती है। सिया रोते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे ऑफिस से मत निकालिए। नेहा उसी सख्ती के साथ, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत। इतना बोल वो गार्ड को सिया को ले जाने के लिए बोलती है। सिया बार बार रोते गिड़गिड़ाते नेहा से माफ़ी मांग रही थी। सिया को पता था कि अगर उसे राठौड़ इंडस्ट्री से निकल दिया गया तो उसे फिर कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। वो बार बार नेहा से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर नेहा उसके सारे बातों को अनसुना कर देती है। गार्ड उसे कंपनी से बाहर निकल देते हैं। नेहा फिर सबकी तरफ देख, अब तमाशा खत्म हो चुका है। गेट बैक टू योर वर्क। नेहा की बात सुन सभी अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। नेहा अव्या की तरफ देख, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अव्या हाँ मैं सिर हिला देती है। फिर नेहा अदिति की तरफ देख, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। इतना बोल वो लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। वही उन दोनों को जाता देख अव्या तो गुस्से से लाल पिला हो गई थी। अव्या गुस्से में, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अदिति। वही प्रिय जो वहीं पे खड़ी थी वो तो गुस्से, तू मेरी बेइज्जती छू के तो दिखा। तेरे इन ककड़ी जैसे हाथों को पीस न दिया तो मेरा नाम भी प्रिय नहीं। अव्या गुस्से में, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। प्रिय नाटक करते हुए, ना ना मुझे इतने प्यार से मत देखना, लोग गलत समझेंगे, भले तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी तो है। इतना बोल वो हंसते हुए निकल जाती है। वही अव्या को चेहरा पूरा काला पड़ गया था। वो गुस्से में खड़ी हो जाने लगती है तो उसको अपने पैर में दर्द होता है। गिरने की वजह से सच में उसके पैर में चोट लग गई थी। फिर वो धीरे धीरे कर अपने केबिन की ओर जाने लगी। 23 नेहा का केबिन। नेहा केबिन के अंदर आती है। अदिति भी उसके पीछे पीछे है। केबिन में आती है नेहा अदिति को देख उसे वहां रखे सोफे पर बैठने का इशारा करती है। अदिति बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। नेहा फुल फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और वह अनुष्का के बगल में बैठ जाती है। फिर वह धीरे से अदिति के हाथ पकड़ती है तो देखते हैं कि उसका हाथ पूरा लाल हो चुका था जलने की वजह से। वही ऑइंटमेंट निकाल उसके हाथों पर धीरे धीरे अप्लाई करने लगती है। अदिति अभी अभी भी भावहीन बैठी थी। नेहा आराम से उसके हाथ में अच्छे से ऑइंटमेंट लगती है। फिर वह अपने हाथ धोने के लिए केबिन के अटैच्ड वॉशरूम में चली जाती है। उसकी जाते ही केबिन का डोर ओपन होता है और शिवाय अंदर आता है। शिवाय की नज़र अदिति पर चली जाती है। वह जल्दी से उसके पास उसके हाथों को देखा है। उसके हाथ देख उसके आंखें एकदम ठंडी हो चुकी थी। राहुल ने उसे अव्यय के द्वारा किए गए हंगामा के बारे में सब कुछ बता दिया था। राहुल ने भी अदिति के हाथों को देख लिया था, इसलिए उसे पता था कि अदिति के हाथ जल चुके हैं। इसलिए वह तुरंत शिवाय को इन्फॉर्म करता है। अभी वह उसके हाथ को स्कैन कर ही रहा था कि नेहा वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वह शिवाय को देखकर ज़्यादा चौंकी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि राहुल ने शिवाय को सब कुछ बता दिया होगा। शिवाय एक नज़र नेहा को देख उसके बाद अदिति का दूसरा हाथ पकड़ उसे नेहा के केबिन से निकाल अपने केबिन की तरफ ले जाता है। शिवाय का हो रहा है इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम सर्द थी। शिवाय अदिति को अपने कैबिनेट थोड़े गुस्से के साथ, आपको मना ना किया था नीचे के फ्लो में जाने के लिए तो आप क्यों गई? अदिति कुछ नहीं बोलता, वह बस एक तरफ नीचे फ्लो को देख रही थी। उसको ऐसा देखकर एक लंबी सांस लेता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि उसका गुस्सा उसके आपे से पार हो रहा था। शिवाय बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को दबाकर उसे रूम की तरफ इशारा कर, जाकर उसी रूम में आराम कीजिए और हाँ, बिना मेरे इजाज़त के उस रूम से निकलिएगा भी मत, समझी? अदिति बिना कुछ बोले केबिन से अटैच रूम में चली जाती है।
अदिति के जाने के बाद शिवाय गुस्से से, अव्या ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, पर इससे पहले तुम्हें आज की इस काम के लिए भी कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। वह तुरंत किसी को कॉल करता है, फिर उससे कुछ बातें करते हैं। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर अपने डेस्क पर रखता है। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही खतरनाक स्माइल थी। शिवाय जहरीले मुस्कान लिए, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को जलाने का, अपचारण खुद भी इस जन्म का छोटा सा नमूना ले लो। वहीं दूसरी तरफ आगरा का वैसे ही बहुत मूड खराब था। वह अपना मूड ठीक करने के लिए कैंटीन में चली जाती है। वो वहां बैठकर अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है। अभी वह बैठी थी कि बगल से कोई स्टाफ अपने हाथ में कुछ लिए हुए जा रहा था। वह पैर फिसलने का नाटक करता है और अपने हाथ में लिया हुआ सारा चीज आगे के ऊपर गिरा देता है। उसके हाथ में खौलता पानी था जो इस वक्त सारा का सारा अव्या के पैर पर गिर चुका था। अव्या दर्द से तिलमिलाने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसको सच में ही बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। जलन की वजह से उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वह स्टाफ जल्दी से, आई एम सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी, मेरा गलती से पैर स्लीप हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, बोल वह बिना वक्त गंवाए वहां से भाग जाता है। वही अव्या उसकी उसे पर चिल्लाती रहती है, पर वो उसकी बातों को अनसुना कर जल्दी से कैंटीन से निकाल ऑफिस के बाहर चला जाता है। वही वहां खड़े स्टाफ लोग जल्दी से आ गया को मेडिकल रूम की तरफ ले जाते हैं। वही वह आदमी बाहर आ किसी को कॉल करता है। वो ऑन कॉल, सर आपका काम हो गया। उधर से आवाज आती है, वेरी गुड, तुम्हें इसके काम के लिए पैसे मिल जाएंगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वह आदमी जी सर बोल कॉल कट कर देता है। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। कुछ देर बाद उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है। उसको देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद से, क्या बात है, इतने छोटे से काम के लिए इतना पैसा, आज का तो दिन ही बन गया। वही शिवाय अपने केबिन में बैठे हैं, लैपटॉप में आवत की हालत देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक स्माइल थी। शिवाय आगे को देखते हुए, बहुत शौक है ना मेरे बेटा को जलाने का, अब तुम्हें भी इस जले हुए का स्वाद लेने में मजा आएगा। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, एक बार बस इन सब का मास्टर माइंड सामने आ जाए, उसके बाद तो तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ देर बाद वह इस रूम में चला जाता है जहां उसने अदिति को आराम करने के लिए कहा था। वह जब अंदर जाकर देखा है तो अदिति इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। शिव बिना कुछ बोले उसके पास आप उसका हाथ पकड़ उठा, अपने साथ ले केबिन से निकल जाता है। वह सीधे ऑफिस के बाहर आता है। बाहर पहले से ही गाड़ियां खड़ी थी और नेहा और आदित्य वहीं पर खड़े थे, साथ में राहुल भी था। राहुल जल्दी से गाड़ी का गेट खुलता है, शिवाय अदिति को ले उसमें बैठ जाता है। फिर नेहा और आदित्य भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी गाड़ियां ऑफिस से निकल जाती है। नेहा की गाड़ी में आदित्य नेहा की तरफ देख दिया, भाई हम सबको कहाँ लेकर जा रहे हैं। नेहा बिना किसी भाव के, एम्यूजमेंट पार्क का नाम सुन आदित्य के चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अदिति को एडमिशन पार्क में घूमने, उसके राइड में घूमने ये सब बहुत पसंद था। पहले भी वह एम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए बोलती थी, उसे टाइम शिवाय भले ही नहीं जाता था पर आदित्य हमेशा उसके साथ जाता करता था। वह अदिति और माँ वो तीनों बहुत एंजॉय करते थे। अदिति वहां जाकर बहुत खुश होती थी। वो बच्चों की तरह सभी राइड में जाने के लिए एक्साइटेड होती थी, लेकिन डरती भी थी। फिर भी वह इस साइड में जाने की जिद करती थी। शिवाय भले ही उन लोगों के साथ नहीं जाता था पर वो वीडियो पर नजर रखता था। उसने भी अदिति को घूमते वक्त बहुत खुश देखा था। उसको खुश देख उसके लिए चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां बहुत बड़े से एम्यूजमेंट पार्क के बाहर आकर रुकती है। शिवाय अपने चेहरे पर मास्क लगा गाड़ी से उतरता है। फिर वह दूसरी साइड अदिति के साइड का गेट खोलना है। शिव अदिति का हाथ पर उसे भी गाड़ी से निकलता है। उसने अदिति को भी मास्क पहना दिया था, इसलिए इस वक्त सिर्फ उसकी वो हरी आंखों ही नजर आ रही थी और उन आंखों में चमक भी नजर आ रही थी उस एम्यूजमेंट पार्क को देखकर। अदिति की आंखों का चमक देख शिवाय के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है। शिवाय अदिति का हाथ पकड़ उसे एम्यूजमेंट पार्क के अंदर ले जाता है।
अदिति की आंखों में एक अलग ही चमक आ रही थी जैसे जैसे वह आगे बढ़ जा रही थी। राहुल, नेहा और आदित्य भी दोनों के साथ ही चल रहे थे और सभी बॉडीगार्ड भीड़ में इधर उधर हूँ उन लोग पर नजर रख रहे थे। आदित्य की नज़र वहां पर एक राइड पर पड़ती है। उस राइड को देखकर आदित्य की आंखों में एक अलग ही खुशी आ जाती है। वह जल्दी से आगे बढ़ अदिति को उस राइड की तरफ इशारा करता है। अदिति भी जब उसे राइड को देती है उसकी भी आंखें चमकने लगती है। शिवाय आरती की आंखों की चमक देखकर उसे राइड की तरफ उसका हाथ पकड़ बढ़ जाता है। राहुल, नेहा और आदित्य भी उनके साथ चले जाते हैं। वह लोग फेरिस व्हील के पास आ जाते हैं। शिवाय और अदिति एक साथ बैठते हैं तो वही नेहा और आदित्य एक साथ बैठते हैं। राहुल भी किसी लड़की के साथ बैठ जाता है। राइड स्टार्ट होती है। जैसे जैसे राइड ऊपर चल रही थी अदिति की आंखों में खुशी दिखाई थी, लेकिन जैसे ही राइड नीचे आता वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती थी और कसकर शिव के हाथ को पकड़ लेती थी। शिवाय को उसको ऐसा देखकर बहुत ही हंसी आ रही थी क्योंकि इस वक्त अदिति बिल्कुल एकदम किसी छोटे बच्चों के जैसे लग रही थी। वो आराम से अदिति को साइड है कर लेता है। राइड की स्पीड अब थोड़ी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अदिति का तो डर से बुरा हाल हुआ था। वह शिवाय के कोर्ट के अंदर है छिपी जा रही थी, लेकिन जब राइडर नीचे से ऊपर जा रही थी तो वह थोड़ा थोड़ा उसके कोट से शक्ल निकाल कर देख रही थी। इस वक्त शिवाय को उसे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो और अच्छे से अदिति को होल्ड करता है। थोड़ी ही देर में राइड रुकी, फिर एक एक कर सारे लोग उतर गए। धीरे धीरे वह सभी एम्यूजमेंट पार्क की बहुत सी राइड में घूम चुके थे। शिवाय आज से पहले कभी भी इन सभी राइडर को एंजॉय नहीं किया था, लेकिन आज वह सिर्फ अदिति की खुशी के लिए ऐसी जगह पर आया था। वह कभी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं जाया करता था। उसे भीड़भाड़ वाली जगह पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता था, बट अदिति को ऐसी जगह पर घूमना बहुत ही पसंद आता था, इसलिए वह अदिति की खुशी के लिए एम्यूजमेंट पार्क आया था। अभी शिवाय अदिति को लेकर एक बेंच के पास आता है और उसे बेंच पर बैठा देता है। फिर नेहा को भी इस बेंच पर बैठने का इशारा करता है। नेहा भी अदिति के पास बैठ जाती है। फिर वो आदित्य को अपने साथ चलने का इशारा करता है। उसने राहुल को उन दोनों की सेफ्टी के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। वह आदित्य के साथ एक फ्रूट स्टॉल के पास आता है, लेकिन जब वह सामने देखते हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन आ जाते हैं क्योंकि फ्रूट वाली स्टॉल के पास बहुत भीड़ थी। वो फिर वहां खड़े गार्ड को इशारा करता है, तो फिर वो गार्ड उस भीड़ में घुस जाता है। कुछ देर में वह गार्ड अपने हाथ में एक बॉक्स के लिए बाहर निकलता है। फिर वह बॉक्स आदित्य को पकड़ा देता है। आदित्य उसे थैंक यू बोल वह बॉक्स ले शिवाय के साथ है अदिति और नेहा के पास आ जाते हैं। अदिति और नेहा के पास आदित्य उसे बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में फ्रूट चाट थी। वो एक प्लेट अदिति, एक प्लेट नेहा और एक प्लेट राहुल की और बढ़ा देता है। फिर शिवाय और अपने लिए भी वह एक एक प्लेट निकलता है। शिवाय देखा है कि अदिति की नज़र अपने प्लेट पर ना हो सामने है, तो वह सामने देखा है तो वहां पर चिप्स का स्टॉल था। शिवाय जानता था कि अदिति को चिप्स बहुत पसंद है, लेकिन वह फिर भी उसे नहीं देता है क्योंकि सिद्धार्थ ने अभी उसे कुछ भी हैवी फूड खाने से मना किया था, इसलिए उसने फ्रूट चाट मंगवाया था। अदिति की नज़र बार बार उस चिप्स के स्टॉल पे जा रही थी। इसी चक्कर में उसने अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया और उसको ठसका लग गया। वो जोर जोर से खांसने लगी। नेहा जल्दी से उसे बोतल से पानी पिलाती है। खांसने की वजह से अदिति की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी ग्रीन आंखें रेड हो गई थी। शिवाय थोड़े गुस्से, आप आराम से नहीं खा सकती, खाते वक्त जरूरी है इधर उधर देखना। वो अदिति को डांट भी रहा था और साथ ही में उसकी पीठ को हल्के हाथों से रब भी कर रहा था। कुछ देर बाद अदिति नॉर्मल हुई। शिवाय से अपने रुमाल से उसका फेस क्लीन करने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की ही अदिति, तुम यहाँ। अदिति जब उस तरफ देखती है तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की खड़ी थी। ये और कोई नहीं, उसी के कॉलेज पे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। नीतू और अजय दोनों भाई बहन थे। नीतू और अजय एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं,
इसलिए इन्हीं में घमंड कूट कूट कर भरा है। नीतू देखने में बहुत खूबसूरत है। उसके अपनी खूबसूरती पे जरूरत से ज्यादा ही घमंड है। नीतू को अदिति से बहुत ही जलन होती है। इनफैक्ट नीतू को ही नहीं, कॉलेज की बहुत सी लड़कियों की अदिति को ज्यादा पसंद नहीं करती। एक तो पहला कारण ये था कि वो लोग अव्या को नाराज नहीं करना चाहती थी, और दूसरा कारण कॉलेज का सबसे हैंडसम एंड रिच बंद अनुराग, जिसने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की, वो अदिति के आगे पीछे घूमता है। नीतू को अनुराग को बहुत पसंद करती थी। नीतू ने अनुराग से क्लास में बहुत बार बात करने की कोशिश की थी, पर वो उसे फुल इग्नोर मार देता था। वो अपने पूरी क्लासेज में सिर्फ अदिति की तरफ ही देख करता था। ये देख नीतू का खून खोल जाता था, इसलिए वो ज्यादातर अव्या के साथ मिलकर अदिति को बुली करती थी। पर कभी वो प्रिया बीच में आ जाती थी, तो कभी अनुराग। नीतू अभी भी अदिति को इग्नोर कर जाने वाली थी, पर जब उसने अदिति के पास 3 इतने हैंडसम बंदे को देखा तो उसकी आंखें में चमक आ गई। वो फिर जल्दी से अदिति के पास आ जाती है। अजय की भी आंखों में अदिति को देखकर चमक आ गई। कॉलेज की बहुत सी लड़कियों जैसे अनुराग को लाइक करती थी, वैसे ही कॉलेज के बहुत से लड़के अदिति को लाइक करते हैं। पर अनुराग के वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी अदिति को कुछ कहने की। इन प्रेजेंट अदिति बिना किसी भाव के नीतू को देख रही थी। नीतू तीनों बॉयज की तरफ इशारा कर, अदिति ये हैंडसम बॉयज कौन है? तुम मुझे इन सब से नहीं मिलवाओगी। अदिति अभी भी कुछ नहीं कहती। नीतू का तो उसे चुप देख बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। उसे हमेशा लगता है कि अदिति अपने एटीट्यूड के चक्कर में किसी से बात नहीं करती, फिर भी वो जिद्दी बन उन सभी की ओर देख मुस्कुराते हुए। चलिए मैं ही आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ नीतू शर्मा, अदिति की क्लासमेट। फिर वो अजय की तरफ इशारी कर, और ये मेरा भाई है, ये भी अदिति का क्लासमेट है। अगला चैप्टर 25 बाय